अध्याय 36। चांदनी को विभाजित न करें। 5। जोहान्सबर्ग सवाने से ज्यादा दूर नहीं था, 50 मिनट से भी कम की ड्राइव। रास्ते में क्वावियत्तु ने कुछ नहीं कहा। सोंग डू लिट ने गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। कार सवाने के अंदरूनी शहर में प्रवेश नहीं कर पाई, बल्कि पूर्व की ओर बढ़ गई। करीब 10 मिनट बाद कार एक ऐसे क्षेत्र में रुकी जिसे युद्ध के मैदान के रूप में नकली बनाया गया था। धुंधली चांदनी पर भरोसा करते हुए सभी प्रकार के युद्ध के उपकरण देखे जा सकते थे। सोंग डू लिट ने एक पेड़ के नीचे कार रोकी, इंजन बंद किया और कार के अंदर तुरंत अंधेरा छा गया। इस समय प्रकाश का एकमात्र स्रोत पत्तियों के बीच की दरारों से चमकती चांदनी थी। एक छोटे से तिनके के आकार की, एक नवजात शिशु की मुट्ठी के आकार की, विंडशील्ड पर बिखरी चांदनी, एक सड़क की तरह जिसकी 1 साल से मरम्मत नहीं हुई थी। रात की हवा चलती रही, लहर के बाद लहर, पत्तियों के बीच से कार की खिड़की से टकराती हुई धमाके की आवाज के साथ। हवा की आवाज अभी अभी रुकी थी। कान में चिंता मत करो, सिर हिलाते हुए, यह सोचते हुए कि रोशनी में इतना बुरा कि वह देख नहीं पाएगा, बस एक ध्वनि होगी। अभी हम बस इतना ही कर सकते हैं कि विश्वास करें और प्रतीक्षा करें। गुलान शेंग एक अच्छा इंसान है, अच्छे लोगों को अच्छी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा गुलान शेंग अच्छे लोगों में सबसे अच्छा है। भाग्य इस तरह के व्यक्ति का ख्याल रखेगा। और क्या? यह सही है। और टोंग डू लिट भी है। टोंग डू लिट वह है जो क्वावियत्तु के लिए गंदगी साफ करने में माहिर है। रुको, वह भी इस तरह की बात करने के तरीके से क्यों सहमत है? वे चीजें गड़बड़ नहीं थी। क्वावियत्तु ने कभी नहीं सोचा था कि उसने जो किया वह टोंग डू लिट की कही गई बातों जैसा गड़बड़ था। अभी भी अपॉइंटमेंट के समय तक लगभग आधा घंटा बाकी है। अगर आपको नींद आ रही है तो आप 20 मिनट आराम कर सकते हैं, सोंग डू लिट ने कहा। क्वावियत्तु ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने बांस का थैला जो उसने कसकर पकड़ा हुआ था, सोंग डू लिट के पास ले आया। सोंग डू लिट ने उसे नहीं लिया। उसके दिल में थोड़ा गुस्सा था और उसका लहजा वही था, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। क्वावियत्तु को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना दयालु होगा, और उससे भी ज्यादा वह सोंग डू लिट के खाना न खाने की बात को दिल से लेगी। उसने अपने दिल में चुपके से सोचा, जब वह काम करते हुए उसके दफ्तर में दाखिल हुई तो वह निश्चित रूप से काम करते हुए कुछ नहीं खा सकता था। जब वह घर लौटी तो मैरियन ने उसके लिए रात का खाना बनाया। उसने एक निवाला भी नहीं छुआ और उसने सुविधा स्टोर से खरीदा हुआ सारा खाना खा लिया। देखो, वह एक अच्छी लड़की थी। एक पल बाद बांस का थैला ले लिया गया। बहुत जल्दी एक सेब के काटने की आवाज आई, बहुत व्यवस्थित ढंग से, जैसे कि दुनिया के सबसे योग्य शिष्टाचार शिक्षक द्वारा सिखाया जा रहा हो। जानबूझकर आवाज को नियंत्रित नहीं करना, बल्कि लोगों को समझाना। हर चबाने की हरकत बेहद खूबसूरत है। भाव बहुत स्वाभाविक है, जैसे अंदर के खाने के प्रति कृतज्ञता का भाव हो। ठीक इसी तरह ग्रीनलैंड का बच्चा सबकी उम्मीदों में पला बढ़ा। मंद रोशनी में सेब के कोर को टिश्यू पेपर में लपेटा गया। दराज खोली, अंदर एक डिस्पोजेबल पेपर बैग था। इस पेपर बैग का इस्तेमाल सेब के कोर को रखने के लिए किया जाता है। फिर पेपर बैग को प्लास्टिक बैग में डाल दिया जाएगा, क्योंकि यह एक सार्वजनिक स्थान है। सार्वजनिक स्थानों पर आपको व्यवस्था के नियमों का पालन करना होता है। जरूर। कार की लाइट चालू करें। सोंग डू लिट के हाथ से पेपर बैग छीनें। खिड़की पर बटन दबाएं। पेपर बैग को बाहर फेंक दें। वे चूहे इसे पाकर बहुत खुश होंगे। सोंग डू लिट ने उसकी तरफ देखा। बांस के बैग को सोंग डू लिट के हाथ के पास लाए और कहें कि एक सेब तुम्हारा पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसे मत लो।
काम करने से पहले अपना पेट भर लो। उसने उससे कहा, काम करने के लिए अपना पेट भरो। यह गु लान शेंग का कैच फ्रेज था। धीरे धीरे यह क्वा वियत तु का कैच फ्रेज भी बन गया। जितना ज्यादा समय वह गु लान शेंग के साथ बिताती, उतना ही उसके हावभाव और व्यवहार उसके जैसे होते, क्योंकि वे एक ही साल और एक ही दिन पैदा हुए थे। डोआन नियन ने एक बार मजाक में कहा था कि क्वा वियत तु और को लान सिन ड्रैगन और फीनिक्स भ्रूण में बदल जाएंगे। टोंग डू लिट का हाथ कार की खिड़की पर टिका हुआ था। मना करने का उसका इरादा साफ था। उसे वास्तव में समझ नहीं आया, उसे अभी जल्दी नहीं थी। उसने अभी तक हार नहीं मानी थी, इसलिए उसने अधीरता से पूछा, खाना नहीं खा रहे हो? भूख नहीं है, ठंड से जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि सोंग डू झूठ वास्तव में उसके मामलों में हस्तक्षेप करने से नफरत करता है, और यह सही था। कुछ ही घंटों में उसकी मीठी रास्पबेरी ने साबित कर दिया था कि वह अब एक घास का पौधा नहीं था। अगर वह एक उपयुक्त समाधान के लिए घर को साफ करता है, तो वह एक हेडर है। डू लाई के हाथ के बहुत करीब। उसे फूल पर डालने के लिए उसकी आंखें गौर से घूर रही थी। कार मिरर। भविष्य में अन्य लड़कियों पर फूल लगाएं। इन शब्दों का एक अवांछित प्रभाव था। उसकी खोपड़ी को ऐसा लगा जैसे उसे उसके द्वारा नीचे खींच लिया जा रहा है। बस चुप रहो। अंत में फूल को उसके कान पर रखा गया था, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ता था। उसे पता नहीं था और उसने उसे आग्रह नहीं किया। जब वह युवा था तो क्वा वियत तु के कान में एक ट्यूमर था, लेकिन एक निशान छोड़ जाता है। धीरे धीरे यह एक अल्पविराम जैसी आकृति में बदल जाता है। नरम ऊतक सार्कोमा ट्यूमर का एक दुर्लभ और विषम समूह है, जो मेसेनकाइमल कोशिकाओं से भ्रूण मूल के संयोजी ऊतकों में उत्पन्न होता है। नरम ऊतक सार्कोमा दुर्लभ हैं, सभी कैंसरों में से 1% से भी कम के लिए जिम्मेदार हैं, और वे कई अलग अलग प्रकारों में आते हैं, जिनमें से अधिकांश बच्चों और वयस्कों में होते हैं। ट्यूमर को हटा दिया गया था, लेकिन उपनाम डोंग डोंग को छोड़ा नहीं जा सका। लोन ने ट्यूमर को संदर्भित करने के लिए शब्द का ध्वन्यात्मक रूप से अनुवाद एनजी एनजी के रूप में किया। कंधे तक लंबे बालों के साथ अपने दादा की नज़र में वह एक बच्ची थी जिसके कानों में छोटी डोंग डोंग थी। एक भड़कीली स्कर्ट पहने हुए वह अभी भी डोंग डोंग थी। जब वह बड़ी हुई तब भी वह डोंग डोंग थी। जब उसे जोर से डांटा जाता था तो वह भी उसे डोंग डोंग कहती थी। अपने दादा के अलावा एक और व्यक्ति था जो उसे डोंग डोंग कहता था। एक समय ऐसा भी था, एक समय ऐसा भी था। अभी भी दौड़ रहे हो? नहीं दौड़ रहे हो। ढेर और ढेर। यहाँ आओ और अपने नाखूनों को काटें। नहीं, क्या नहीं, आप क्या कर रहे हैं? कार की खिड़की के माध्यम से उसका चेहरा दस्तक देता है। उसकी आंखें तुरंत रियरव्यू मिरर छोड़ देती हैं, जो कि उसके ईयरलब पर रुकती है। ओल्स और कार में चढ़ गए। हाथों ने सीट बेल्ट छोड़ दिया। उसका शरीर खिड़की से बाहर निकल रहा था, फिर उसका सिर नहीं था। ब्रेक, जैसा कि कल्पना की गई थी, जो संपर्क में था वह कार की खिड़की नहीं थी। उसके हाथ को छू लिया गया था। वह अभी भी अंत तक का पता लगाना चाहती थी। कार से बाहर वह अभी भी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद आंखों पर पट्टी बांधती थी। आईएनटी बुश, लावा। उसके बाद सोंग डू झूठ उसके बगल में खड़ा है। उसकी चरवाहे टोपी उसके चेहरे के आधे हिस्से को कवर करने वाली एक छाया बना रही थी। छाया के नीचे उसकी आंखें देख रहे थे। सोंग डू झूठ अभी भी अपना हाथ पकड़े हुए था, धीरे से संघर्ष कर रहा था, दूसरे गुरु से भाग रहा था। पूल के चारों ओर अफ्रीकी घास से बने कुछ सनशेड बिकनी में लड़कियां और पुरुष पानी में जोर से खेल रहे थे।
झाड़ियों के नीचे पूल द्वारा एक खुली जगह के बगल में हिप हॉप कपड़े में पुरुष और महिलाएं ईडीएम संगीत के लिए नृत्य कर रहे थे, जो डांसिंग के नीचे नहीं थे, जो कि मिडिल के चारों ओर से अधिक थे। तंबू में एक चाप का गठन किया गया था। सभी कुर्सियों में लोग उन पर बैठे थे। तंबू के सामने जमीन का एक खाली टुकड़ा था। एक समूह था। आकर्षक नंगे पाव नर्तक नाच रहे थे। तंबू में प्रवेश करते ही उन्हें बाएं और दाएं दो लकड़ी के रस्सी के पुल दिखाई दिए। दूसरे गुरु ने उन्हें दाएं रस्सी के पुल पर पहुंचाया। इससे पहले कि वे आधे रास्ते तक चल पाते, ईडीएम संगीत अचानक बंद हो गया। नंगे पाव नर्तकों का समूह पीछे हट गया। जैज ड्रम पकड़े एक लंबी, थोड़ी गंदी काली महिला मंच पर आई। ढोल बजने लगे। लकड़ी की रस्सी का पुल खत्म हो गया था, लेकिन लंबी काली महिला का ढोल बजाना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। प्रत्येक ढोल की आवाज में लोगों का समूह भी तंबू के करीब आ गया। बंदूकें थामे बड़े लोगों ने बिना किसी अंतराल के तंबू को घेर लिया। हर किसी ने अफवाह उड़ाई कि दक्षिण अफ्रीका के 4 प्रमुख हिंसक संगठनों ने जानबूझकर गैंग शब्द के बजाय सैन्य शब्द का इस्तेमाल किया। तंबू से लगभग 5 कदम की दूरी पर एक ही समय में दर्जनों बंदूकें उन पर निशाना साध रही थी। सोंग डू लिट आगे चल रहा था, क्वावियत तू पीछे चल रहा था। उनमें से 2, एक आगे और एक पीछे, तंबू में प्रवेश करने के लिए अंधेरे बंदूक की नली से गुजरे। तंबू में प्रवेश करने से 1 सेकंड पहले क्वावियत तू मदद नहीं कर सका। उसकी पीठ के पीछे ऐसा लग रहा था जैसे आंखें हों। सोंग डूली ने उसका हाथ पकड़ लिया, दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया, कसकर पकड़े रखा, फिर एक पल के लिए छोड़ दिया। अगले ही पल वह पहले से ही तंबू में थे। दक्षिण अफ्रीका के 4 सबसे बड़े हिंसक संगठनों में अमेरिकन गैंग का मौजूदा बॉस पिछले साल पद पर नहीं था। इन 4 गिरोहों ने हमेशा संतुलन की स्थिति बनाए रखी है। अब इस संतुलन की स्थिति को 1 साल पहले इस पदधारी ने तोड़ दिया है, संपादक ने आगे बताया। यानी हर साल एक बॉस को बदला जाता है, लेकिन यह नियम टूट गया है। पिछले साल का पदधारी इस साल भी सत्ता पर काबिज है। अमेरिकन गैंग को पदोन्नत किया गया, जो इन 4 संगठनों का मुखिया बन गया। अमेरिकन गैंग के बॉस के बारे में व्यापक रूप से प्रसारित कहानी देशद्रोही के पैर को अपने हाथ से जोड़ना थी। उसने यह खुद किया। ऐसा कहा जाता था कि गिरोह में शामिल होने से पहले वह एक भूमिगत अस्पताल में बाल मजदूर था। जहां तक उसकी शक्ल सूरत की बात है, बाहर की अफवाहों के अनुसार उसका रूपरंग बहुत उग्र था। जख्मी चेहरा बूचड़खानों में काम करने वाले लोगों की याद दिलाता है। हमें अमेरिकन गैंग के बॉस की शक्ल सूरत की कल्पना कैसे करनी चाहिए? अगर क्वावियत तू इस व्यक्ति का वर्णन लिखती तो वह लिखती, यह व्यक्ति बाहर की अफवाहों जैसा नहीं है। यह लोगों को एक श्वेत विपणन कर्मचारी, बिक्री कर्मचारी का एहसास देता है, एक सौम्य आवाज, एक दोस्ताना मुस्कान के साथ। इस समय वह खड़ा हो गया, एक दोस्ताना मुस्कान का उपयोग करके अपने भाई द्वारा लाए गए अतिथि का स्वागत किया। क्वावियत तू और टोंग डू लिट अमेरिकन गैंग के बॉस के पास बैठे थे। यह व्यक्ति वास्तव में हिप-हॉप संगीत का दीवाना था। वह हिप-हॉप गायकों के नाम अच्छी तरह से जानता था। उसने टोंग डू लिट से पूछा कि क्या वह अपनी काउबॉय टोपी उधार ले सकता है। उसने सोचा कि वह इस टोपी को पहनकर निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगेगा। टोंग डू लिट की टोपी पहनकर उसने दोनों मेहमानों को एक शानदार प्रदर्शन देने का फैसला किया, लेकिन उसका सिर थोड़ा बड़ा था। उसके सिर पर काउबॉय टोपी गिरती रही, जिससे उसके बगल में बैठे 2 बच्चे हंस रहे थे। अमेरिकन गैंग के बॉस ने टोपी उठाई, दोनों बच्चों के माथे चूमे और उन्हें अपने बेटे के रूप में मेहमानों से मिलवाया। ऐसा लगता है कि वह एक पिता है जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। ढोल की थाप जारी रही।
अमेरिकन गैंग का बॉस अभी भी अपने पसंदीदा हिप हॉप गायक के बारे में चर्चा कर रहा था और सॉन्ग डू लिट इस यात्रा का उद्देश्य भूल गया था। अपनी कहानी में डूबा हुआ, कभी सिर हिलाता, कभी मुस्कुराता, कभी कभी बिना किसी पूर्व व्यवस्था के मेजबान के साथ अपने पसंदीदा गीतों का एक या दो बार उल्लेख भी करता। सॉन्ग डू लिट ने क्वा वियत टू को बचपन के गानों की तिकड़ी की याद दिला दी। बूढ़े गैम्बिनो ने अपने बेटे से कहा, तुम्हें सिर्फ बंदूकों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी इस युग में तुम्हें एक नर्तक बनना होगा, कभी एक वक्ता। दर्शन शास्त्र के लिए आपको उत्साह से भरा होना चाहिए। फैशन के बारे में आपको कुछ बातें भी समझनी होंगी। जब आप अपने पसंदीदा गायक के बारे में बात करते हैं, तो आपको तुरंत उस समय में वापस जाना चाहिए जब आप 10 साल से अधिक उम्र के थे, जब आप खुद को हर क्षेत्र में विशेषज्ञ मानते थे। इसलिए मेरे बच्चे, भविष्य में आपको इस दुनिया में किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। अब से बहुत लंबे समय बाद क्या उसकी मीठी रसभरी एक और गैम्बिनो में बदल जाएगी? एक मासूम और दयालु लड़की से शादी करो, कुछ बच्चे पैदा करो, बगीचे में रहो और उनसे जीवन और अस्तित्व के बारे में बात करो, और फिर यह मान लो कि वह अब नहीं रही। माँ की मृत्यु 33 वर्ष की आयु में हो गई। दादी की मृत्यु माँ से 1 वर्ष पहले हो गई। दादी की मौत की खबर फाइल में ऐसे ही दर्ज थी। नौकर सुबह सुबह गैराज में गया और देखा कि मालकिन ने फांसी लगा ली है। मालकिन ने अपनी पसंदीदा मोती की बालियां पहन रखी थी। माँ की मौत के बारे में उन्होंने कहा कि यह मतिभ्रमकारी दवाओं के कारण हुई थी। तो क्वा वियत टू के बारे में क्या? वियत टू इस दुनिया को कैसे छोड़ेगा? इस साल वह 26 साल की हो गई है। उसकी दादी के निधन की उम्र से 6 साल और उसकी माँ के निधन की उम्र से 7 साल। जब भी वह उनकी तस्वीरें देखती है, तो वह उनके खूबसूरत चेहरों की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाती। वे इस दुनिया के सबसे खूबसूरत चेहरे पीछे छोड़ गए हैं, कभी बुढ़ापे का अनुभव नहीं किया। उसके बारे में क्या? क्या वह वृद्धावस्था का अनुभव करेगी? वह अभी बूढ़ी नहीं हुई है, लेकिन उसका दिल बहुत थका हुआ है। एक नया व्यक्ति है जो अभी अभी तंबू में दाखिल हुआ है। यह सामने ढोल बजा रही लंबी काली महिला है। तंबू में अभी अभी दाखिल हुई लंबी काली महिला का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया। उसने सभी को देखकर मुस्कुराया, अपने साफ सुथरे सफेद दांत दिखाए। उसकी आंखें बेसुध होकर सोंग डू ली की ओर मुड़ गईं। उसने अपना बट हिलाया और अमेरिकन गैंग के बॉस के साथ बैठ गई। काली औरत अमेरिकन गैंग के बॉस की मालकिन है। मेजबान ने दोनों मेहमानों को अपनी मालकिन से मिलवाया। दोनों ने कुछ फुसफुसाया, फिर वह सोंग डू लाई के सामने चली गई। अपने चमकते हुए दांत फिर से दिखा रही थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि काली औरत की मुस्कान बहुत खूबसूरत थी। हर साल दक्षिण अफ्रीका सबसे खूबसूरत मुस्कान वाले व्यक्ति को वोट देगा। वह भाग लेने वाले कम से कम शीर्ष 3 में जरूर होंगे। खूबसूरत मुस्कान, बुरा फिगर नहीं। इस तरह की एक कहावत है, किन जिंग जिंगजियांग, किन जिंग जिंगजियांग। अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अत्यधिक चीजें करना। विकिपीडिया के अनुसार यह काली महिला मूल रूप से उस सुंदर आदमी के बगल में बैठी कटलफिश की प्रेमिका की परवाह नहीं करती थी। सीधे उसकी गोद में बैठकर शराब, सफेद मछली, कटलफिश खुश स्माइली। क्यूविटी भी बहुत सुंदर है, लेकिन खुद को इस तरह से वर्णित करती है, खुश स्माइली, शराब डालने वाला चाप। वाकई बहुत बड़ा था। शराब डालने वाले व्यक्ति के करीब चिपका हुआ उसके भरे हुए स्तन 2 नारियल की तरह लग रहे थे, जैसे कि वे उसकी ब्रा से बाहर गिरने वाले हों। शराब का एक बड़ा गिलास और एक नारियल एक ही समय में पुरुष अतिथि के सामने आ गया। अच्छी शराब, खूबसूरत महिला। बॉस की महिला के बारे में क्या? हिंसक संगठन में महिलाओं को साझा करने की परंपरा थी।
पुरुष अतिथि भी मेजबान के प्रति विनम्र नहीं था। उसका हाथ सुंदरी की कमर से चिपका हुआ था। उसके हाथ में शराब का गिलास एक ही घूंट में पी गया। इस उदारता ने क्वाव्यक्तु को स्वीकृति में अपने हाथों से ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्याय 37 मानसिक बीमारी। अच्छी शराब, सुंदर महिलाएं। हिंसक संगठनों में महिलाओं को साझा करने की परंपरा है। पुरुष अतिथि भी मेजबान के प्रति विनम्र नहीं था। उसका हाथ सुंदरी की कमर से जुड़ा हुआ था। उसने उसके हाथ में शराब का गिलास एक ही घूंट में पी लिया। इस उदारता ने क्वाव्यक्तु को स्वीकृति में अपने हाथ ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया। खाली शराब का प्याला वापस अपनी मूल जगह पर रख दिया गया, लेकिन सुंदरी के नितंब ने पुरुष की जांघ को नहीं छोड़ा। उसने अतिथि की काउबॉय टोपी उतार दी। उसके होंठ पुरुष अतिथि के कान के पास चले गए। उसकी आवाज नाजुक और नरम थी, जिससे अतिथि हल्के से हंस पड़ा। उसी समय सुंदरी की कमर पर हाथ नीचे की ओर खिसक गया। यह नीचे की ओर गति बेहद स्वाभाविक थी। शरीर की भाषा ने दूसरों को अंतहीन सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक निर्जन द्वीप पर एक समुद्र तट है। यहाँ एक अजीब जोड़ा मिला। आदमी सुंदर था, महिला सुंदर थी, और सूखी लकड़ी जमकर जल रही थी। इस समय क्वाव्यक्तु अपने दिल में चुपके से शिकायत कर रहा था। मेजबान, यदि आपने पुरुषों के लिए शराब परोसने के लिए सुंदरियों की व्यवस्था की है, तो महिलाओं के लिए शराब परोसने के लिए सुंदर पुरुषों की व्यवस्था क्यों नहीं की? इससे भी अधिक अपमानजनक बात यह है कि 10 जोड़ी से अधिक आंखें सुंदर पुरुष और सुंदर महिला के निर्जन द्वीप पर गर्म प्रदर्शन में लीन थी, और पुरुष के साथ लड़की पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह की एक कहावत है, अफ्रीका के दूरदराज के इलाकों में लोगों द्वारा एशियाई महिलाओं की धारणा यह है कि चाहे दिन हो या रात, वे शक्तिहीन दिखती हैं, कमजोर, बिना ताकत के। ठीक है, उसके हाथ और पैर हैं। अगर कोई बियर नहीं डालता है, तो वह इसे खुद ही डाल देगी। वियत-2 के माध्यम से उसने ढक्कन खोला, एक बड़ा गिलास चुना। गिलास उठाने से पहले झाग के जमने का इंतजार नहीं किया, और वह खुद पूरी बियर भी नहीं पी सकती थी। बियर का वह पूरा गिलास किस लिए था? सुनसान द्वीप के खेल में डूबे आदमी का मनोरंजन करने के लिए और क्या किया जाता है? दूसरे मुझे अपनी नजरों में नहीं रखते, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी नजरों में रखना होगा। सोंग डूली के चेहरे पर बियर उड़ेलते हुए, खाली गिलास को लापरवाही से फेंकते हुए, उसने सोंग डूली की गोद में बैठी काली औरत को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसे काली औरत के वजन की उम्मीद नहीं थी। उसने उसे खींचा लेकिन फिर भी खड़ी नहीं हुई। बल का प्रयोग जारी रखा, तीसरी बार भी नहीं हिली। तंबू में हंसी गूंज उठी। हंसी और तेज होती गई। हंसी के बीच महिला सोंग डूली की गोद से उठ खड़ी हुई। उसके कदम बिल्ली की तरह अपने प्रेमी की ओर बढ़ रहे थे। इसके विपरीत पुरुष अतिथि, जैसे कि वह अभी भी गर्म और नरम जेड से नहीं जागा था, उसकी आंखें महिला का पीछा कर रही थी। उस नजर ने उसे सीधे अपना हाथ उठाने के लिए उकसाया। अभी भी होश में नहीं। ठीक है, फिर अगर उसे थप्पड़ पड़ गया तो क्या होगा? सोंग डूली के हाथ और चेहरे के बीच की दूरी लगभग 5 सेंटीमीटर थी जब उसे पकड़ा गया। हंसी, चीखें। इलेक्ट्रॉनिक संगीत भीड़ के उत्साह को महसूस कर रहा था और तेज हो गया, जैसे कि हाईवे पर एक कार नियंत्रण खो रही हो। आ आ आ उम। यह वह आवाज थी जो क्वाव्यक्तु केवल इसलिए निकाल सकता था क्योंकि उसके होंठ सोंग डूली से ढके हुए थे। उसने उसका हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह एक कदम तेज था। धिक्कार है, इस हाथ ने अभी अभी महिला की जांघ को छुआ था। हताश होकर संघर्ष कर रहा था। नतीजतन उसका एक हाथ उसके हाथ में था, दूसरा हाथ उसकी पीठ के पीछे नियंत्रित था, और उसकी कमर भी निष्क्रिय रूप से उससे चिपकी हुई थी।
वह हिल नहीं सकती थी, थोड़ा भी नहीं। अभी देखने वालों की नजर में वह बहुत ईर्ष्यालु होगी, और वह भी कमजोर होने को तैयार नहीं था। उन दोनों ने अफ्रीकी सवाना के सबसे आदिम विजय दृश्य का प्रदर्शन किया। संभोग के मौसम के दौरान दो नर शेरों ने एक ही मादा शेर पर निशाना साधा। मादा शेर दो नरों के बीच झिझकी, पहले वाले को एक नजर देने के लिए मुड़ी जो कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई, और दूसरे ने अपना सुंदर फर दिखाया। इस प्रकार इन दो बाघों के बीच लड़ाई हुई। मूल्यांकन के बाद नंबर 2 हार गया, अपने घायल पैर को घसीटते हुए। जीतने वाले शेर ने अपनी इच्छा पूरी की और अपने बच्चों के साथ अफ्रीकी शैली का जंगली शो किया। हालांकि उनके मामले में लिंग बदल दिया गया था। ईर्ष्या, शराब का एक गिलास, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि क्वाव्यक्तु ने भविष्यवाणी की थी। सब कुछ मालिकों को खुश करने के लिए। मालिक खुश थे इसलिए बात करना आसान था। अगर वे दिखाई दिए और तुरंत गंभीरता से बात करना शुरू कर दिया तो यह मेजबान के मूड को खराब कर देगा। यह सिर्फ इतना था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि टॉम डूली उसे इस तरह चूमेगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। क्वाव्यक्तु और इस हिंसक गिरोह के अधीनस्थ एक दूसरे को जानते थे। उनके मुंह से उन्हें पता चला कि अमेरिकी गिरोह का मालिक एशियाई लोगों से बहुत नफरत करता था। वे बहुत कठोर हैं, कभी नहीं बदलते। मुझे तो यह भी संदेह है कि एशियाई पुरुष और महिलाएं फ्लर्ट करना जानते हैं या नहीं। अब मुझे इस व्यक्ति को बताना होगा। एशियाई पुरुष और महिलाएं फ्लर्ट करना जानते हैं, और जब वे फ्लर्ट करते हैं तो वे बहुत अच्छे होते हैं। क्या और यह और वह। प्रतीकात्मक रूप से कुछ बार संघर्ष करते हुए क्वाव्यक्तु ने अपनी आंखें खोलीं। अब उसे टॉम डू-लिट से नजर मिलानी थी, लेकिन दुर्भाग्य से टॉम डू-लिट ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन वास्तव में तल्लीन, लगातार अपनी आंखें झपकाते हुए टॉम डू-लिट को याद दिलाना चाहती थी। टॉम डू-लिट की प्रतिक्रिया भी उसकी पलकों को थोड़ा हिला रही थी। पलकें भी वास्तव में लंबी थी, लंबी और मोटी दोनों लोगों को, हर एक को गिनने की इच्छा पैदा कर रही थी। गिनने के बाद वे एक रूलर लेकर माप लेते थे, अंत में वे कितनी लंबी थी। केवल आधी पलकें ही गिनी गई थी कि अचानक वह चौंक गई और एक अथाह काली झील में समा गई। भागना चाहती थी लेकिन भाग नहीं पा रही थी। होंठ उसके होठों से चिपके हुए थे, नरम, गर्म एहसास। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी। इस समय अगर वह अभी भी गंदे विचार सोच सकती थी तो वह देख सकती थी कि उसकी मीठी रसभरी पलकें कितनी आकर्षक थीं। 4 होंठ एक साथ दबे हुए थे। ऐसा कुछ नहीं था जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। जब तक वह अपनी जीभ को अंदर न डालना ठीक है। यह एक रात का मनोरंजन शो है। बॉस इस तरह के शो देखना पसंद करते हैं। अगर वह इस तरह सोच सकती है तो निश्चित रूप से सॉन्ग डू-लिट भी ऐसा कर सकती है। क्वाव्यक्तु के दिल में उसने सोचा, एक साथ दबाए गए 4 होठों को केवल एक चुंबन माना जा सकता है। एक चुंबन एक सामान्य सामाजिक शिष्टाचार है। जीभ का चुंबन प्रेमियों के लिए है। उसके कानों में तेज आवाजें अंतहीन थी। क्वाव्यक्तु ने सोचा, शायद उसे अपनी स्थिति थोड़ी बदलनी चाहिए। उन्होंने आधे सेकंड से ज्यादा समय तक यही मुद्रा बनाए रखी। अगर यही चलता रहा तो बॉस को लगेगा कि अब यह देखने लायक नहीं है। सॉन्ग डू-लिट को यह उससे भी पहले ही पता चल गया था। उसने अपने हाथ से पूरी ताकत से उसकी कमर को दबाया। उसका ऊपरी शरीर निष्क्रिय रूप से आगे की ओर झुका हुआ था। उसकी छाती के सामने की दूरी, जो मूल रूप से उम्मीद के मुताबिक काफी दूर थी, अब कसकर दब गई थी। इतनी कसकर कि वह संघर्ष नहीं कर सकती थी। धिक्कार है, उसने उसका फायदा उठाने की हिम्मत की। अपना पैर उठाया। उसका पैर हवा में उछला। वह निष्क्रिय रूप से घूमा।
जब क्वाव्यक्तु को होश आया तो वह और सोंग डू लिट खड़े होने से कुर्सी पर बैठ गए थे। वह उसकी गोद में बैठ गई। उसका आधा शरीर उसकी छाती से टिका हुआ था। सौभाग्य से उसकी पीठ के पीछे क्रॉस किए गए 2 हाथ आजाद हो गए थे। उसका हाथ सहज रूप से काम करता हुआ उसके कंधे पर लगा। धिक्कार है, उसने उसे किस रूप में देखा? मोबाइल नंबर बदलना और यह कहना कि यह उससे नाता तोड़ना है। लेकिन उसने उसे अब क्यों चुमा? इस बार यह होठों पर नहीं, बल्कि जीभ पर चुमा था। जब उसने कुर्सी पर अपनी बैठने की स्थिति बदली, तो उसने उसके सदमे का फायदा उठाया, अपने दांत खोले और बिजली की गति से आगे बढ़ा, अपनी जीभ को उसके चारों ओर लपेटा जैसे कि वह एक परिचित चीज हो। वह किसी भी अन्य समय की तुलना में उसके साथ अधिक गहन था। उसे जाने देना, छेड़ना, चाटना, बार बार ऐसा करना, इस स्तर पर उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह कुछ ऐसा था जो उसने उस सुंदरता से सीखा था। अब तक उसने शायद ही कभी अपने विविध कौशल के बारे में शेखी बघारी हो। इससे पहले जो शेखी बघारती थी, वह वही थी। जिस बात ने क्वाव्यक्तु को और भी क्रोधित किया, वह यह था कि उसका हाथ उसके कंधे पर रुक गया, जिससे वह और भी उत्तेजित हो गया। उसके सिर को दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए, वह केवल निष्क्रिय रूप से अपनी गर्दन पीछे उठा सकती थी। जिस कोण पर वह चाहता था, उसकी जीभ से प्रचंड हवा और बारिश का तूफान आ जाता था। एक पल में उसने उसे एक लाडले पिल्ला में बदल दिया, दूसरे पल में उसने उसे काटने और फाड़ने के लिए एक दुश्मन में बदल दिया, एक और पल में उसने उसे धीरे से दिलासा दिया। एक और पल में वह एक ऐसे प्रेमी की तरह था जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। एक पल में क्वाव्यक्तु को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें बंद हो गईं, कब उसका हाथ मुट्ठी से बदलकर उसे कसकर गले लगाने लगा। क्वाव्यक्तु को पता ही नहीं चला। लेकिन जब उसने उसे जाने दिया, तो उसका माथा उसके कंधे पर टिका हुआ था, एक डूबते हुए व्यक्ति की तरह जिसे अभी अभी गहरे समुद्र से निकाला गया हो। और उसका क्या हुआ? वह मेजबान के साथ खुशी खुशी बातें कर रहा था। उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। मेजबान ने तुरंत 3 शब्द कहे, मेरी समझ में आप लोग एशियाई लोगों जैसे नहीं हैं। मुझे आप लोग पसंद है, मेरे एशियाई दोस्त। यह कहने के बाद उसके होंठ उसकी बाहों में मौजूद प्रेमिका के गाल की ओर बढ़े और उसे जबरदस्ती चूमने लगे। तुम मेरी औरत जैसी हो, दोनों जंगली बिल्लियां हैं। मेजबान ने औरतों के बारे में बात करना शुरू किया। सुंदर औरतें फूलदान हैं, सुंदर और खूंखार औरतें छोटी जंगली बिल्लियां हैं, मजबूत शरीर वाली औरतें बच्चे पैदा करने के लिए उपयुक्त हैं, थोड़ी क्षमता वाली औरतें बेचैन होती हैं, मूर्ख दिमाग और विकसित अंग। क्वाव्यक्तु ने मन ही मन कोसा। टोंग डू लिट से उठकर इत्मीनान से अपनी सीट पर वापस आ गया। नौकर ने पिरामिड के आकार में सजी सिगरेट की ट्रे उठाई और बैठे हुए हर व्यक्ति को एक हिस्सा दिया। कुछ दिन पहले मेरे कोलंबिया के दोस्त ने इसे लाने के लिए किसी को खास तौर पर भेजा था। यह बहुत गर्म है। मेजबान के लहजे में गर्व भरा हुआ था। उसने एक सिगरेट उठाई और उसे अपने होठों के सामने रखा, उसे हल्के से सूंघा और प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाई। दोनों बच्चों को तंबू से बाहर ले जाया गया, क्योंकि उनके पिता ने कहा था, कल स्कूल है, बहुत देर तक नहीं खेल सकते। क्वाव्यक्तु ने दोनों बच्चों को जाते हुए देखा। इस महाद्वीप पर यहाँ तक कि सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं और सबसे पूर्ण कानूनों के रूप में पहचाने जाने वाले स्थानों, दक्षिण अफ्रीका, केप टाउन और जोहान्सबर्ग में भी पर्यटकों को अभी भी स्वतंत्र रूप से मुफ्त चीजें दी जा सकती हैं। फेरी वाला चला गया। पत्तियों को भांग के नाम से जाना जाता है। सड़क के किनारे बेचने वाले हमेशा उन्हें बंडलों में बांधकर बच्चों से कहते हैं, क्या तुम स्टार बनना चाहते हो? यह तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता है।
क्या तुम बड़े घर में रहना चाहते हो? एक शानदार कार चलाना चाहते हो? यह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका घर डॉलर से भर जाए? आप इसे एक ही बार में खा सकते हैं। फेरी वालों ने गर्व से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे नहीं कर सकते। हाँ, शायद ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे नहीं कर सकते। एक महिला ने सुबह सुबह खिड़की खोली, यह सोचकर कि उसके कंधों पर पंख उग रहे हैं। खिड़की खोली, यह सोचकर कि यह आकाश का रास्ता है। अगर उस समय महिला नीचे देखने को तैयार होती, तो उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती जो अपनी गोद में लिली का गुलदस्ता पकड़े अपनी माँ को खुश करने के लिए इंतजार कर रही होती। उस समय वह छोटी लड़की सिर्फ 12 साल की थी। एक हिंसक संगठन ने पार्टी रखी थी। उसमें कुछ भी असंभव नहीं है वाली बात कैसे नहीं हो सकती थी? दो बच्चों की छायाएं अभी अभी गायब हुई थी। कुछ लोग उस अद्भुत स्वाद का आनंद लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। मेजबान उस अद्भुत स्वाद का आनंद लेने की जल्दी में नहीं लग रहा था। वह अपने दो मेहमानों को देख रहा था, पूछ रहा था, मेरे एशियाई दोस्तों, आपको क्या हो गया है? आप जल्दी से कुछ क्यों नहीं करते? और थोड़ा व्यंग्यात्मक लग रहा था। मुझे पता था कि परिणाम ऐसा ही होगा। एशियाई लोग हमेशा से बात करने में अच्छे रहे हैं। क्वावियत्तु ने अपना सिर नीचे किया। हवा में कांटेदार पत्ते भरे हुए थे। उसके विचार अराजकता की स्थिति में चले गए। उसे यह भी नहीं पता था। थोड़ी देर बाद उसे हंसी सुनाई दी, बहुत तीखी हंसी। हंसी के बाद उसने देखा कि एक आदमी अमेरिकी झंडे के सामने बैठा है। वह बहुत खुशी से हंस रहा था। उसके चेहरे की विशेषताएं बहुत जानी पहचानी लग रही थी। कई बार देखने के बाद उसे याद आया, वह अमेरिकी गिरोह की बिक्री को बढ़ावा देने का प्रभारी बॉस था। उसने अपने हाथ में एक सिगरेट पकड़ी हुई थी। उसे कई बार देखकर मुस्कुराया। क्या उसके चेहरे पर कुछ अजीब था? हाथ से चेहरा रगड़ते हुए, नहीं, सब कुछ साफ है। फिर से उसकी ओर देखते हुए, इस बार क्वावियत्तु ने पाया, वह उसकी ओर नहीं, बल्कि उसके बगल में बैठे व्यक्ति की ओर मुस्कुरा रहा था। अपना सिर घुमाते हुए क्वावियत्तु ने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। टोंग डू लिट, उसकी प्यारी रास्पबेरी। उसके रास्पबेरी चेहरे का एक हिस्सा धुएं में दिखाई दिया और गायब हो गया। क्वावियत्तु ने धुएं के पास झुककर उसे और स्पष्ट रूप से देखना चाहा। धुएं का एक मोटा घेरा उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने उसे जोर से दूर हटा दिया। धुएं का दूसरा घेरा उसके पीछे पीछे आता रहा, उसके चेहरे की ओर तेजी से बढ़ता रहा। धुआं छंट गया। सोंग डू लिट मुस्कुराया जैसे कि वह मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच एक चमकीला लाल रंग था। उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा। उसका हाथ गुस्से से कांप रहा था। वह उससे जोर से सवाल करना चाहता था। तीसरे धुएं के घेरे ने उसे लगातार खांसने पर मजबूर कर दिया और उसके शरीर को एक समकोण में मोड़ दिया। खांसी तेज होती गई, इतनी तेज कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्वावियत्तु उठ खड़ी हुई। चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, उसे टोंग डू लिट को जमीन पर घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए मजबूर करना ही था। टोंग डू लिट को घुटनों के बल झुककर माफी मांगने के लिए मजबूर करने से पहले उसे उसके हाथ से जहर निकालना पड़ा। यह वह जहर था जिसने एक खूबसूरत सुबह को एक शाश्वत जुदाई में बदल दिया था। उस जहरीली चीज ने उसकी मां को मार डाला। सोंग डू लिट को यह पता था। वह सोंग डू लिट के हाथ की ओर दौड़ी, लेकिन बीच में ही पकड़ी गई। तंबू में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए। पार्टी आधी रात की उल्टी गिनती का स्वागत करने वाली थी। उसका हाथ सोंग डू लिट ने मजबूती से पकड़ रखा था। उसका शरीर भूत की तरह तंबू से बाहर निकाला जा रहा था। एक धमाके की आवाज के साथ उसके चेहरे पर बहुत सारे पानी के बुलबुले गिरे। आसमान से पानी के बड़े बड़े स्तंभ गिरे। क्वावियत्तु पहले से ही झील में थी।
झील में पानी कमर तक नहीं था और चारों तरफ लोग थे। ये लोग अपने शरीर को बुरी तरह से मोड़ रहे थे। कुछ लोग ऊंचे स्थान पर खड़े थे, हाथ में पानी की बंदूकें लिए हुए थे और नीचे की ओर गोली चला रहे थे। पानी का हर स्तंभ जो ऊपर की ओर गोली चलाता था, कान फाड़ने वाली चीखें पैदा कर सकता था। कान फाड़ने वाली चीखों के साथ इलेक्ट्रॉनिक संगीत बज रहा था। कान फाड़ने वाली चीखें बहुत संक्रामक लग रही थी। उनकी चीखों के बाद ऐसा लग रहा था कि अचानक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। क्या क्वावियत्तु बड़ा हो गया था? पास नहीं है। वियत्तु के जरिए वह हमेशा 12 साल की उम्र में उस खूबसूरत सुबह पर रुक जाती थी। वह दिन वाकई एक खूबसूरत सुबह थी। अपनी बाहें ऊपर उठाते हुए, इलेक्ट्रॉनिक संगीत पर झूमते हुए, खुद को नीले मोज़ेक मूर्ति के पैरों पर कदम रखते हुए जोर से चिल्लाते हुए, चाहे उसके पैर कहीं भी जाए, वहां एक और जोड़ी पैर छाया की तरह होंगे। दिखावा करना बंद करो। वह चिल्लाती रही जब तक कि उसकी सारी ताकत खत्म नहीं हो गई। उसने अपनी सारी आखिरी ताकत लगा दी। उसके पैर उन पैरों पर जोर से रौंद रहे थे जो अभी भी उसे शुरू से आखिर तक जाने नहीं दे रहे थे। उसने अपना सिर उठाया। उसने उस व्यक्ति को इंच भर की दूरी से घूर कर देखा। तुम मना कर सकते हो, उसने अपना सिर उठाया, सवाल करते हुए। क्या मना करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि वह बीमार है, कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं पहचान सकती? ओह पत्ते! इस समय सोंग डू ली की छवि बहुत साफ थी। सिगरेट पकड़े हुए उसकी मुद्रा बहुत आकर्षक थी। वह धुएं में उसे देख रहा था, स्पष्ट रूप से उसके बीमार रूप का आनंद ले रहा था। देखो, एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति और एक मूर्ख वास्तव में अलग नहीं है। तो यह तुम क्या बात कर रहे हो? वह मुस्कुराया, लेकिन वह उस पर नहीं, बल्कि पूल के किनारे खड़ी काली महिला पर मुस्कुरा रहा था। वह उसके कान के पास झुककर मुस्कुरा रहा था। मैं क्यों मना करूं? हाँ, हाँ, क्वावियत्तु को बेहतर महसूस कराने के लिए मुझे मना कर देना चाहिए। अगर उसकी वह अच्छी दोस्त न होती, तो सोंग डू ली इस गंदे पानी के लिए लड़ने की हद तक नहीं जाती। क्वावियत्तु को स्वीकार करना पड़ा। सोंग डू ली ने उसके दिमाग पर वार किया। खुश नहीं? क्वावियत्तु, हम अभी किसी और के इलाके में हैं। रोम में रहते हुए ध्यान रखना, रोमनों जैसा करना, उसने उससे कहा। क्वावियत्तु ने अपनी आंखों के कोनों को छुआ। कुछ देर पहले वहां आंसू थे। वह मुझे लगा कि यह सिर्फ धुआं था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो ऐसा नहीं है। असहज, उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और सुरक्षात्मक लहजे में कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि यह पहली बार नहीं है जब मैंने इसे छुआ है, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? दर्शन शास्त्र के बारे में बात करते समय आप में उत्साह अवश्य भरा होगा और आपको फैशन के बारे में भी थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। आप जिस भी क्षेत्र में प्रवेश करें, दुनिया थोड़ी डरावनी लगती है। यह वही है जो क्वा होंग जुआन ने सोंग डू ली को इस दुनिया के बारे में सिखाया था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि बाहर की दुनिया कितनी दिलचस्प है? अप्रत्याशित स्थिति में दिल धीरे से सिकुड़ गया। अध्याय 38, मानसिक बीमारी 2। दिल बिना किसी चेतावनी के कड़ा हो गया। क्वावियत्तु का पैर टोंग डू ली के पैर पर पड़ा। उसका शरीर अनजाने में उसके खिलाफ दब गया। लगभग आधी रात हो चुकी थी। जोहान्सबर्ग में कुछ हद तक मशहूर डीजे ने लाल टोपी पहनी थी। मंच पर कदम रखा। ईडीएम की धुनें और भी जोशीली हो गईं। अधिक से अधिक लोग पानी में कूद पड़े। देखने के लिए अपने सिर घुमाएं। भीड़ ने धक्का मुक्की की, सिर हिलते हुए कंधों और कमर का अनुसरण कर रहे थे। ऐसा लग रहा था केवल क्वावियत्तु और टोंग डू ली ही वहां स्थिर खड़े थे। शायद इस डर से कि वह स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रही थी। वह उसके करीब चला गया। हर आवाज उसके कानों में गूंज रही थी,
लगता है कि मैंने तुम्हें डरा दिया है। चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारे साथ अतीत के बारे में बात करने के लिए बहुत आलसी हूँ। साथ ही क्वाव्यक्तु, वह खिलौना यहाँ के लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह ईडीएम संगीत से अलग नहीं है। यह एक ऐसा तत्व है जो भावनात्मक वर्जनाओं को तोड़ता है। भले ही ईडीएम की धुनें रात के अंत तक उत्साहपूर्ण रहीं, वह धरती हिला देने वाली बात थी। उसने जो कुछ कहा, उसका एक भी शब्द क्वाव्यक्तु के कानों तक नहीं पहुंच सका। डोंट डू इट। उसका स्वर नरम था, वह उस पर चिल्लाने वाली थी। टोंग डूलिट, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? सोंग डूली, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? जो शब्द नहीं कहे जा सकते थे, वे उसने इतनी आसानी से कह दिए, और उस इत्मीनान और उदासीन रूप के साथ। उसने अपने दोस्तों का अभिवादन करने के लिए अपना हाथ भी हिलाया। उसकी नाक की नोक कभी-कभी उसकी कनपटियों से रगड़ती थी। या, सोंग डूली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? गो यू शियू, तुम अब वयस्क हो। हालांकि तुम हमेशा इस बात पर जोर देती हो कि तुम बीमार हो। मुझे तुम्हारे लिखे लेख पढ़ने का सम्मान मिला है। तुम्हारे विचार और तर्क वास्तव में त्रुटिहीन हैं। इतने तेज दिमाग वाला कोई व्यक्ति आर्सेनिक पाउडर को कैसे नहीं पहचान सकता? लेकिन उसका स्वर भारी हो गया। उसका स्वर थोड़ा व्यंग्यात्मक था। लेकिन तुम क्वा यू शियू हो। तुम क्वा यू शियू हो जो सोंग डू ली से जोर से सवाल कर सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्वा यू शियू द्वारा शैतान माना जाना, बाकी सभी की नज़र में भी शैतान है, और तुम्हारा सोंग डू ली कोई अपवाद नहीं है। लेकिन क्या करें? हालांकि मुझे वह खिलौना जरूरी नहीं लगता, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता। यह सिर्फ एक संयोग है। जब मुझे मौका मिलेगा, मैं उसके साथ खेलूंगा। जब मुझसे पूछा जाएगा, मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगा। जिस पैर ने उस पर कदम रखा था, वह कदम दर कदम पीछे हट गया। एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, उसके सामने कठोर चेहरा दिखाई दिया। कड़ाके की ठंड में संगमरमर की मूर्ति की तरह ठंडा। उसने अपना सिर हिलाया। तुम्हें साफ साफ पता है। तुम्हें साफ साफ पता है। सोंग डूली, तुम उस सुबह वहां स्पष्ट रूप से थे। उस सुबह जब पक्षी गा रहे थे, फूल खिल रहे थे, वह छवि घास पर अंकित थी। ऐसा लग रहा था कि यह कभी भी यह परिचित धुन बजाना बंद नहीं करेगा। तुम उस सुबह वहां स्पष्ट रूप से थे। धीमी आवाज ही उसके सुनने के लिए काफी थी। आसपास की छवियां बहुत धुंधली हो गई थी, जिसमें सोंग डूली का चेहरा भी शामिल था। वह चेहरा धीरे धीरे दूर जा रहा था। पीला चेहरा, साथ ही पीछे की ओर कदम दर कदम पीछे हटते कदम, धीरे धीरे दूर जा रहे थे। सोंग डूली ने खुद से पूछा, क्या तुम खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ। मुझे खुश होना चाहिए। सोंग डूली ने सोचा, वह पागल लड़की, सच कहूँ तो, वह पागल लड़की अब पागल हो गई है। नहीं, 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 बस वह बीमार है। वह तुम्हारी बातों का खंडन करने के लिए अपनी आंखें जरूर घुमाएगी। आम तौर पर जब वह ये शब्द कहती है, तो उसका लहजा हमेशा आज्ञा से भरा होता है। फिर उसका चेहरा पीला से लाल हो जाता है। शांत वातावरण उसकी आंखों को असामान्य रूप से चुस्त बना देता है। एक पल में उस व्यक्ति के आंसू बह निकलते हैं। बस ऐसे ही, तुम्हें घूरते हुए, तुम्हें जवाब देने के लिए दौड़ाते हुए। उसके साथ चक्कर लगाने के बाद उसकी 90% आत्मा वापस आ गई। यादों की एक धारा बह रही है जो उसे बताती है, उस पागल व्यक्ति की आंखें बादाम से अलग नहीं हैं, और बादाम से भी बड़ी, अथाह गहरी। अरे पागल, क्या तुम्हें अब अपनी आंखों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? वह शांत हो गया, जोर से खुद को याद दिलाते हुए। शांत होते हुए उसने उस शपथ की ताकत वापस पा ली जो उसके बगल में खुद को दोहराती रहती थी। उसके कान में कहा, तुम्हें साफ साफ पता होना चाहिए,
मैं कोई पागल व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बस बीमार हूँ। ठीक है, मैं कोई पागल व्यक्ति नहीं हूँ। पागल व्यक्ति नहीं हूँ, है न? वह तो बस मानसिक रूप से बीमार मरीज है। अब अगर अचानक कोई मिले तो उससे कहो, क्या तुमने उस लड़की को देखा जिसके सिर पर झालरदार हैंडबैग और पेओनी फूल है? उसे मानसिक बीमारी है। अगर यह मामला किसी महिला पर पड़ता है तो यह महिला 99% बार जवाब देगी, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे भी मानसिक बीमारी होगी, लेकिन पहले मुझे उसके जैसा चेहरा और फिगर चाहिए। अगर यह कोई पुरुष होता तो इस आदमी की नज़र एक पल के लिए जरूर उसके सीने पर पड़ती, आंखें सिकोड़ते हुए और कहते, मुझे वाकई उम्मीद है कि एक पुरुष और इस मानसिक बीमारी वाली महिला के बीच सीधी बातचीत होगी। उलझन से भरे उस आदमी के कंधे पर रखा गया एक भारी हाथ। मैं उस महिला से तब मिला था जब मैं 4 साल का था। उसका नाम क्वाव्यक्तु है। वह एक मानसिक बीमारी से पीड़ित है। मुझे और कुछ नहीं पता, लेकिन क्वाव्यक्तु के मेडिकल रिकॉर्ड में कई नाम हैं। इसे संक्रामक मानसिक बीमारी कहा जाता है। मानसिक बीमारी संक्रामक कैसे हो सकती है? पागल आदमी की आवाज ने पलटकर जवाब दिया। हाँ, मानसिक बीमारी संक्रामक नहीं हो सकती, लेकिन क्वाव्यक्तु को यह संक्रामक मानसिक बीमारी है। क्वाव्यक्तु की संक्रामक मानसिक बीमारी संचरण के मामले में श्वसन पथ के माध्यम से, आंखों के संपर्क के माध्यम से, संचार के माध्यम से या यहाँ तक कि हाथ पकड़ने, गले लगाने और चूमने के माध्यम से, और यहाँ तक कि बिस्तर पर भी हो सकती है। दूसरे व्यक्ति के नीचे रखा हुआ शरीर, उसे देखते ही बादाम जैसी आंखें कांप उठीं, चेहरा लाल हो गया, यहाँ तक कि होंठ भी गुलाबी हो गए। पागल, सच में पागल, फिर से। अचानक सामने आने वाली उन छवियों को रोकने की कोशिश करते हुए, उस व्यक्ति की जीभ की गुहा से विशेष सांस को दूर करने की कोशिश करते हुए, उस पीले चेहरे को देखते हुए उसने खुद से कहा, डोंट डू इट, तुम अभी बहुत खुश हो। सब कुछ एक दिलचस्प दिशा में विकसित हो रहा है। वह व्यक्ति जो अपने वयस्क जीवन भर चलने वाले एक दुःस्वप्न की तरह था, आज्ञाकारी रूप से आपकी मदद की भीख मांग रहा है। यह भावना बहुत बढ़िया है। आप इस अद्भुत एहसास का आनंद लेते रहना चाहिए। यह सही है, केवल यहाँ आकर ही आप इस अद्भुत एहसास का आनंद ले सकते हैं। उसे 2 सप्ताह तक कमरा साफ करवाना चाहिए, ताकि आप उस अपमान को पुनः प्राप्त कर सके जो उसने आपको पहले दिया था। जहाँ तक उस मामले की बात है, केवल भगवान ही जानता है। वे गुलाबी होंठ, पहली बार आंखों ने देखा, फिर दूसरी बार देखना जारी रखा, तीसरी बार देखने के बाद उसने उन्हें चुमा। उन गुलाबी होठों को पकड़ते हुए उसने खुद से कहा, इतने सारे लोगों के सामने हर कोई इतनी बुरी तरह से हंस रहा है। इस पागल व्यक्ति की बुरी आदतों को काम करने की जगह नहीं देगा। उसका माहौल खराब करना केवल लक्ष्यों में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण बात उसे प्यार में पड़ना है। उसे प्यार में पड़ना सबसे महत्वपूर्ण बात है। नहीं, उसे थोड़ा सा भी प्यार में नहीं डाल सकते। सोंग डू लाई को उम्मीद नहीं थी कि वह नाराज था। मैं इसे कैसे कहूँ? वह उसे कैसे चूम सकता था? यह उसकी योजना नहीं थी। यह किसी बहस में फंसने जैसा था। अगर वह नाराज होता तो क्वाव्यक्तु भी उससे नाराज होता। वह सिगरेट उसके हाथ के बहुत करीब थी। वह उसे मना कर सकता था। अगर क्वाव्यक्तु उस समय वहां नहीं होता तो वह मना कर देता। वह खिलौना उसके स्वास्थ्य और मन के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन बार बार क्वाव्यक्तु बस वहां खड़ा रहता। उसका चेहरा पीला पड़ जाता। देखो, वह पागल आदमी वहां केवल कुछ घंटों के लिए खड़ा था, फिर भी उसने उसे खुश और उदास महसूस कराया। इसने टॉम डू लिट को थका और उदास दोनों बना दिया। थोड़ी देर बाद उसने सफलतापूर्वक अपना निजी फोन नंबर बदल दिया। एक झटके में अपना निजी मोबाइल नंबर बदलने से उसे बेहद सहज महसूस हुआ।
यह क्वावियत्तु से छुटकारा पाने का पहला कदम था। अपना निजी मोबाइल नंबर बदलने के दूसरे दिन सूरज की रोशनी अभी भी चमक रही थी। अपना निजी मोबाइल नंबर बदलने के तीसरे दिन जोन ने आज बहुत ही आरामदायक रंग पहना, जिससे पता चला कि वह बहुत ही आरामदायक मूड में था। लेकिन समय के साथ आराम की भावना तर्कसंगत भावनाओं से बदल जाएगी। यदि दिन के दौरान वह उन भावनाओं से प्रभावित नहीं होता, तो रात में यह जितना देर से होता उतना ही स्पष्ट होता। विशेष रूप से आधी रात को यह स्पष्ट और मजेदार दोनों था। उस रात झांग चुनकसिंग के जन्मदिन पर उसने उन लोगों को अपने कैमरे सॉन्ग यू लाई पर क्यों घुमाने दिए। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उस समय कैसा महसूस होता है। यदि ऐसा कोई दिन होता जब वह क्वावियत्तु के साथ परेशानी पैदा नहीं करता, तो निश्चित रूप से वह परिचित महसूस नहीं करता। उनके और झांग चुनकसिंग के घोटाले की खबर अखबार में छपी 30 घंटे से भी कम समय बाद क्वावियत्तु दिखाई दी। मंच पर उनके आने का तरीका इस शैली के अनुरूप था। सचिव के कार्यालय से फोन आने के बाद उनके दिल में उथल-पुथल मचने लगी। दफ्तर में बैठे उनके साथ व्यापार की बातें करने वाला व्यक्ति मार्क क्यूबन था, जो नई ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही होनहार व्यक्ति है। यह न जानते हुए कि वह किस मूड में है, उसने मार्क क्यूबन को दफ्तर में ही छोड़ दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि इससे मशीन पर नियंत्रण का नुकसान कम हो सकता है। यह इस रिश्ते में सिर्फ एक दिखावा है, जब तक तीसरा व्यक्ति वहां न आ जाए। कम से कम एक पर्यवेक्षक की भूमिका तो निभा ही सकता है। वह बस यह देखना चाहता था कि क्वावियत्तु की अभिव्यक्ति कैसी होगी। खुद की निगरानी करने के लिए एक पर्यवेक्षक की पहचान वाले व्यक्ति को लाना, फिर उसे उचित बनाने के लिए थोड़ी अधिक चिंता व्यक्त करना। हालांकि टोंग डूली को उम्मीद नहीं थी कि क्वावियत्तु इस तरह के कपड़े पहने हुए दिखाई देंगे। लानत है। मार्क क्यूबन नाम का यह लड़का प्लेबॉय होने के लिए मशहूर है। वह एक नज़र में ही किसी महिला के कर्व्स को देख सकता है। वह प्लेबॉय अभी भी कमरे में काम कर रहा है, जिससे उसे हर पल तकलीफ हो रही है। फिर भी यह बेवकूफ महिला अभी भी अपना बेवकूफाना व्यवहार जारी रखती है। सॉन्ग डू लिट को और भी ज्यादा अकल्पनीय बनाने वाली बात यह है कि इस समय उसने अपने मुंह से कहा कि वह सिर्फ एक करीबी दोस्त है और इसके अलावा एक पुरुष है। क्या इसका मतलब यह है कि क्वावियत्तु उसके और ट्रुओंग थुआन तिन्ह के मामले की वजह से यहाँ नहीं आया था? ठीक है, बिना अपनी जान बख्शे एक दूसरे की मदद करना वही है जो सामान्य लोगों को करना चाहिए। शायद उसे भी ऐसा ही वाक्य कहना चाहिए। वियत्तु के जरिए तुम आखिरकार सामान्य लोगों जैसा कुछ कर रही हो। स्वर प्रशंसा से भरा था। प्रशंसा करने के बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर यह मामला उसकी कही गई बातों से संबंधित होता, तो उसे फिर से चिंता करनी पड़ती। आखिरकार नैतिक दृष्टिकोण से सिर्फ खड़े होकर देखना अनुचित होगा, और यह अंकल क्वा का निर्देश भी था। हालांकि इस बार मामला क्वावियत्तु के दोस्त पर पड़ा। क्वावियत्तु की कहानी के अनुसार एक करीबी दोस्त, जिसे सोंग डू लिट जानता था कि अचार गोभी के पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं, इस व्यक्ति ने अचार गोभी के पकौड़े बनाए जो मानसिक रोगी के स्वाद के लिए बहुत उपयुक्त थे। पहले तो क्योंकि उसे हमेशा इस व्यक्ति द्वारा बनाए गए अचार के पकौड़ों का स्वाद याद रहता था, इसलिए क्वावियत्तु उसे खोजने के लिए हर बार आता था। फिर अंत में ये दोनों लोग एक दूसरे से ऐसे चिपक गए जैसे कि वे एक दूसरे से चिपक गए हों। क्वावियत्तु की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टोंग डू लिट ने कुछ अंगरक्षकों को क्वावियत्तु का पीछा करने के लिए नियुक्त किया। हर हफ्ते टोंग डू लिट उन्हें क्वावियत्तु का पीछा करने के लिए कहता था। गलतफहमी न करें, उसे क्वावियत्तु के चेहरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह सिर्फ अंकल क्वा के सामने क्वावियत्तु को कैप्चर करने के लिए जिम्मेदार है। एंग की भुजाओं को गोभी के बंस को बनाने के लिए,
फिर से क्वो वियट टू पर अचार वाली गोभी का स्वाद नहीं मिलेगा जो उसके स्वाद के अनुकूल है। वह एक उत्कृष्ट व्यक्ति था। इस कुलीन टोंग डू लिट को भी बहुत सहानुभूति नहीं थी। यह आदमी बहुत चालाक था। चालाक तब भी था जब उसने मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को बहकाया था, जिसके साथ क्वावियत्तु की तरह व्यवहार करना मुश्किल था। आज्ञाकारी बनो। इस बेतरतीब विचार ने सोंग डूली को अपनी टाई खींचने पर मजबूर कर दिया। वह अपने मन में उसे फाड़ देना चाहता था। अब जब यह असाधारण व्यक्ति मुसीबत में था, तो उसे यकीन था कि वह खतरे से सुरक्षित बचने के लिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा करेगा। सोंग डू लिट ने यही बात क्वावियत्तु से कही थी, लेकिन नतीजा कुछ ऐसा निकला। सोंग डू लिट को भी नहीं पता था कि किसने गलत किया, या शायद इसलिए कि क्वावियत्तु की मानसिक बीमारी एक संक्रामक बीमारी थी, इसलिए उसने कुछ ऐसे काम किए जो उसे खुद समझ में नहीं आए। निराश और अधीर दोनों। बार बार वह चेहरा उसकी आंखों के सामने था। उसने इस चेहरे को अपने जीवन से क्यों चिपका रहने दिया? किस तरह के शैतान ने उसे उसके जूते उतारने में मदद की, यहाँ तक कि उसे रोटी भी खरीदनी पड़ी। अंत में उसने उसे चूम भी लिया। वह यह नहीं बता सका कि उसके बाद क्या हुआ, अन्यथा उसके जीवन का चक्र समाप्त हो जाता। उस सुबह वाइन फार्म की महिला मालिक खिड़की से गिर गई। क्वावियत्तु ने उस सुबह सब कुछ देखा। कोलंबिया के जंगलों में जलवायु की स्थिति इस महान चीज की कल्पना करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। बाद में यह घटना शाम के समय बीच बाजार में हुई डकैती में बदल गई। रात में महिला मालिक उस जगह से लौटने के बाद आत्महत्या करने का इरादा रखती थी और ऐसी जगह चुनती थी जहां कोई ध्यान न दे। उसकी भटकती आत्मा धीरे से हवा में चली गई, फिर खिड़की खोल दी। इस तरह उस सुबह की घटना हुई। वाइन फार्म की महिला मालिक की मौत हो गई, जिससे सभी को मतिभ्रम हो गया। सभी ने इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए चुप्पी का इस्तेमाल किया। केवल वह बेटी जिसने अपनी आंखों से अपनी मां को जाते हुए देखा, वह चीखना बंद नहीं कर सकी। नहीं तो यह सच नहीं है। उस महिला मालिक के चले जाने से ग्रीनलैंड से आया बच्चा बहुत दुखी हुआ। हालांकि उसके कई अजीब व्यवहार थे, लेकिन वह अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छी थी। दुर्भाग्य से वह क्वावियत्तु की मां थी। क्वावियत्तु, अगर तुम मर भी जाओ तो भी मैं तुम्हारी कब्र पर थूकना चाहता हूँ। यह टोंग डू लिट की क्वावियत्तु के प्रति भावनाओं की पूरी व्याख्या है। क्वावियत्तु, भले ही तुम मर जाओ, मैं फिर भी तुम्हारी कब्र पर थूकना चाहता हूँ। शाम का समय बहुत तेज था। वह क्वावियत्तु की पीठ की ओर मुड़ा जो बुदबुदाते हुए जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह चेहरा अब वह चेहरा नहीं रहा जिससे उसे अतीत में उससे नफरत हुई थी। उसके चेहरे पर हर भाव उसके विवेक को जला सकता था, सब कुछ जला सकता था। उसने उसकी बहुत सारी गड़बड़ियां साफ कर दी थी। अब कुछ लाभ वापस पाने का समय आ गया था। तो टोंग डू लिट, तुम्हें तुरंत वहां जाना चाहिए। उसे बताने के लिए सबसे अंतरंग लहजे का उपयोग करना चाहिए। उसे बताओ कि वह एक पागल है। मेरे लिए यह बस एक सामान्य सुबह है। अगर तुम अभी भी मेरी व्याख्या नहीं समझ पाए हो, तो मैं तुम्हें बता दूं। काश वाइनरी की खूबसूरत मालकिन ने उस सुबह इस प्रलोभन का विरोध किया होता, तो शायद हम अब बड़ी नीलामी में उनकी पेंटिंग के जरिए उनकी प्रतिभा का आनंद ले पाते। अंदाजा लगाइए कि वह क्या करती। शायद वह उसे थप्पड़ मारे, उसके मुंह से चीख निकले और वह उसे मारना चाहे, फिर वह अपनी दुनिया में भाग जाए। भले ही वह उसे थप्पड़ मारे और अपनी दुनिया में भाग जाए, फिर भी उसका शरीर लगातार कांपता रहेगा। यह स्थिति किसी पागल व्यक्ति के पागल हो जाने से अलग नहीं थी। वह उसे अब अपनी बाहों में नहीं पकड़ेगा, कदापि नहीं।
इस समय उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, उसे उस पर दया नहीं आएगी। आखिरकार उसे सफलता मिली, शायद इस बार। गुस्सा, अधीरता, ये मानसिक बीमारी के छिपे हुए लक्षण थे। उसे इन लक्षणों से जल्दी छुटकारा पाना था। वह फिर से एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति बन जाएगा। उसकी साथी बनने के लिए आदर्श लड़की शायद ट्रुओंग थुआन तिन्ह जैसी कोई होगी, जो प्यारी और कोमल, सरल और काफी समझदार दोनों हो। वियत्तु के माध्यम से कदम दर कदम उस पीले चेहरे की ओर बढ़ते हुए, इस समय आपको उस पर दया नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मानसिक रोगियों की सूंघने की शक्ति सामान्य लोगों से अलग होती है। वे अक्सर खतरे को सूंघ लेते हैं। वह चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसने एक कदम पीछे लिया। फिर उसने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों को रोकने के लिए ऐसा तरीका अपनाना चाहती थी। यह स्विमिंग पूल बहुत भीड़-भाड़ वाला था। एक टैटू वाला हाथ उसे रोक रहा था। उसका गुस्सा उस पर उतर आया। उसने उसकी तरफ देखा और चिल्लाई, दफा हो जाओ। वह विशाल शरीर अभी भी नहीं हिला। पानी के नीचे की एक मॉडल को उठाकर वह बार-बार उसके मजबूत शरीर पर वार करती है। वह आदमी झुक गया। उसका शरीर खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और आगे की ओर बढ़ा। एक लंबे व्यक्ति ने अपनी बाहें फैला दी। वह बस उसकी बाहों में घुस गई। ऐसा दृश्य केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच के खेल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कम से कम यही तो वह लंबा आदमी चाहता था। अपनी बाहों में लिपटी एक छोटी खरगोश की तरह लड़की को देखना। उसका गुस्सैल रूप भी प्यारा था। जब वह गंभीरता से खेल खेल रही थी तो वह भी बहुत प्यारी थी। इतना प्यारा कि वह उसके लंबे, गीले बालों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। उसके लंबे बाल उसकी हथेली पर गिर गए। उसने अपना सिर नीचे किया, धीरे से उसके बालों पर खुशबू को सूंघ रहा था। सोंग डुली ने भौहें सिकोड़ी। अध्याय 39, मानसिक बीमारी 3। उसका दिमाग अस्तव्यस्त था। उसके विचार उलझे हुए थे। उसे नहीं पता था कि यह टोंग डू लिट के शब्दों की वजह से था या उसके सामने हाथ पर लॉ का टैटू बनाए हुए आदमी की वजह से। अरे, वह उसके बालों को क्यों सूंघ रहा था? उसके बाल भी सुगंधित नहीं हैं। उसकी भावनाएं अभी अस्थिर थीं। इतने लंबे समय तक गो लांसिंग के साथ रहने के कारण वह भूल गई थी कि वह एक मानसिक रोगी है। एक पल वह अपने नुकीले दांत और पंजे दिखा रही थी। अगले ही पल ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। मनोवैज्ञानिक उपचार केंद्र उसके लिए एक रेस्तरां में आने जाने जैसा था। गंभीर परिस्थितियों में वह आइसोलेशन वार्ड में थी। इस आइसोलेशन वार्ड की दीवार की सामग्री क्वाव्यक्तु के लिए अपरिचित नहीं थी। कुछ घंटे पहले उसका मस्तिष्क एक उच्च तीव्रता वाली गतिविधि के चरण में प्रवेश कर गया था। गतिविधि की इस आवृत्ति को ठीक होने में आधा साल लग जाएगा। वंशानुगत सिजोफ्रेनिया वाले रोगियों के लिए दिमाग का बहुत ज्यादा तीव्रता से काम करना अच्छी बात नहीं है। कोल्लान सिन्ह के आशीर्वाद से पिछले आधे साल से क्वाव्यक्तु एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जी रहा है। गुलान शेंग का नाम सही समय पर आया, जिससे क्वाव्यक्तु को इस यात्रा का उद्देश्य याद आ गया। डीजे आधी रात तक उल्टी गिनती कर रहा था। अपनी सांसों को समायोजित करते हुए वह हर बार उल्टी गिनती करते समय सांस छोड़ती। अंतिम उल्टी गिनती शुरू हुई। आधी रात हो चुकी थी। क्वाव्यक्तु ने जल पक्षी मॉडल को फेंक दिया, अपना सिर झुकाया और लंबे आदमी से माफी मांगी। उसका लहजा बेहद ईमानदार था। लंबे आदमी ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और छोड़ने को तैयार नहीं था। शायद उसकी माफी संगीत में डूब गई थी। संगीत जितना तेज था, लंबा आदमी अभी भी उसके बालों को इत्र की तरह संभाल रहा था। तुम वहां हो
क्या तुम अपना हाथ छोड़ सकते हो? तुम मेरे बालों को इतनी जोर से पकड़ रहे हो। वह चिल्लाई। इस बार वह सुन सकती थी। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। यह आदमी निश्चित रूप से बालों पर नियंत्रण रखता था। उसने उसे काटा। उसका इरादा इस आदमी का हाथ हटाने का था। उसने अपने होंठ सिकोड़े, उसे आंख मारी और उसका फोन नंबर मांगा। तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए, बिच्छू मछली, उसके साथ आमने सामने, जिससे मजबूत आदमी को उसकी मछली की बिल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। तूफान की बिल। आदमी ने उसके चेहरे को गंभीरता से देखा, खुशी और प्रसन्नता से हंसा। नहीं, तुम एक जादुई मिर्च हो। उसकी आंखों में चमक आने से पहले उसके और मजबूत आदमी के बीच एक आकृति दिखाई दी। उसी समय उसका हाथ हवा में फेंकी गई एक बड़ी सफेद मूली की तरह था। कव्यक्तु का शरीर गुरुत्वाकर्षण द्वारा वापस खींच लिया गया था। अपने होश में आते हुए कव्यक्तु टोंग डू लिट के पीछे खड़ा हो गया। अभी अभी वह स्पष्ट रूप से एक अच्छा शो देखने का दिखावा कर रहा था, यह नहीं जानते हुए कि क्या उसे लगा कि एक बेकार व्यक्ति की भूमिका एक फूल रक्षक की भूमिका जितनी दिलचस्प नहीं थी या नहीं। फूल रक्षक, जब आवश्यक हो तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करें जिसे आप पसंद करते हैं। फूल रक्षक। टोंग डू लिट को दिया गया यह बहाना थोड़ा हास्यास्पद था। ऐसा इसलिए नहीं था कि टोंग डू लिट फूलों की रक्षा करने वाले दूत की छवि में फिट नहीं बैठता था, बल्कि समस्या इस तथ्य में थी कि यहाँ लक्ष्य कव्यक्तु था। अगर कव्यक्तु से फूल रक्षक उस लड़की में बदल गया तो यह एक ऐसी कहानी बन जाएगी जिसकी हर कोई प्रशंसा करेगा। अभी यह चीजों को गड़बड़ाने का समय नहीं है। कल्याण सिन्ह को कैसे बाहर निकालना है यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। सोंग डू लिट को भी ऐसा ही लग रहा था। जब कव्यक्तु ने अपना सिर घुमाया तो उसने भी अपना सिर घुमाया। उन दोनों के कदम बॉस की स्थिति की ओर बढ़ रहे थे। झील के चारों ओर लोग थे, एक के बाद एक लोग आगे पीछे चल रहे थे, धारा के विपरीत जा रहे थे। उसने उससे पूछा कि जादुई मिर्च बनना कैसा लगता है। तुम्हें उसे अपना फोन नंबर देना चाहिए, फिर उससे पूछना चाहिए कि क्या वह अगले सप्ताहांत तुमसे शादी करना चाहता है। उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। कव्यक्तु ने अपने कदम धीमे कर लिए। सोंग डू लिट को कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं लग रही थी। क्या तुमने पहले नहीं कहा था तुम दुनिया में सबसे ज्यादा बार शादी करने वाली महिला का गिनीज रिकॉर्ड बनाना चाहती हो? वह बड़ा आदमी भी एक अच्छा अवसर है। स्वर न तो तेज था और न ही धीमा। कव्यक्तु ने चलना बंद कर दिया। सोंग डू लिट ने भी चलना बंद कर दिया। उनकी आंखें मिली। नाराज मत हो, नाराज मत हो, नाराज मत हो। कव्यक्तु ने अपने दिल में एक मंत्र का जाप किया। वह नीचे झुका, उन दोनों के बीच की दूरी को कम करते हुए ताकि वह देख सके। उसने अपनी आंखों की पुतलियों में अपना प्रतिबिंब देखा। उसकी उंगलियां उसके चेहरे को सहला रही थी। तुम उस बड़े आदमी से माफी क्यों मांगना चाहती हो? उसने स्पष्ट रूप से मेरे बाल पकड़ लिए। अब मैं कव्यक्तु हूँ या नहीं? हो? जो हाथ उसे दूर धकेलना चाहता था वह बीच हवा में ही रुक गया। उसकी सुंदर गायन आवाज में एक आह थी। अगर वह कव्यक्तु होता तो वह कम से कम उस बड़े आदमी पर थूक देता, लेकिन आपने स्वाभाविक रूप से उससे माफी मांगी। न केवल माफी मांगी बल्कि उसके साथ समझदारी से बात भी की। ऐसा लगता है कि आपके और उस दोस्त के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं अचानक यह जानने को उत्सुक हो गया कि उनकी दोस्ती वास्तव में कितनी अच्छी है। ग्रीनलैंड के बच्चे की आंखें हमेशा एक जैसी ही रहती थी, स्याही की तरह काली। उसकी पुतलियों में प्रतिबिंबित चेहरा पीला और पीला होता जा रहा था। वह अपने दिल में जपता रहा, कव्यक्तु, नाराज मत हो। उसकी उंगलियां उसके मंदिर पर फिसल गईं। कव्यक्तु,
मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। कोई जवाब नहीं। उसकी आवाज थोड़ी तेज हो गई। उसके मुंह का कोना सिकुड़ गया। आपके अच्छे दोस्त का नाम क्या है? यह गो लानसेंग है। उसकी उंगली की नोक उसके कान के किनारे पर रुक गई। गो यूएक्सयू। अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं बस एक प्रतिष्ठित अतिथि बनना चाहता हूँ, जो अब हिप हॉप पार्टी में भाग लेने के लिए सहमत है। अपनी उंगली को आराम देते हुए क्वा यूएक्सयू को अपनी मुट्ठी को बंद न करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि जब यह मुट्ठी में बदल गया तो यह सोंग डू ली के चेहरे पर लग सकता था। क्रोध को बाहर निकाला गया अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए, इसलिए क्वा यूएक्सयू तुरंत क्वा यूएक्सयू से अलग हो गई। आगे क्या हुआ? इसके बाद सोंग डू ली ने अपने अभिभावक की पहचान का उपयोग करके अपने सामाजिक कार्यकर्ता को फोन किया। सामाजिक कार्यकर्ता के सुझाव के तहत उसे निगरानी कैमरों से भरी जगह पर भेजा जाएगा। इससे पहले क्वा होंगशुआन ने भी यही किया था। क्वा होंगशुआन जो करना जानती थी, सोंग डू ली भी करना जानती थी। उसने अपनी नज़र उन जेट ब्लैक पुतलियों में प्रतिबिंबित पीले चेहरे से हटा ली। अपना सिर नीचे करते हुए उसने धीरे से कहा, मत करो, बवाल मत करो, डोंट डू इट, मत करो। उसके कान पर रुका हुआ हाथ वापस हट गया। क्वा वियत्तु ने खुद को कोई आवाज न करने के लिए मजबूर किया। क्वा वियत्तु, क्या तुम जानती हो कि तुम अभी कैसी दिख रही हो? Like a tiger that ate too much grain, Song Do Lai coldly said. Happy Smiley, perhaps this was his method of humiliating her. From the beginning he didn't want to help her. It's just that, even if he knew, he couldn't be angry. He definitely couldn't be angry. Right now, there was no other way to go. The distance to the time to draw lots to kill the hostages was getting closer and closer. His throat was both sore and burning. Every breath from his lungs carried the burnt smell of dust. With difficulty, he said, Wait. Wait. Gulan Sheng returns to the camp when the time comes. When the time comes, I can see whatever Quo Viet-tu turns into. The water column shot towards them, wetting the top of their heads, falling into the lake. Song Du Lai's hand slapped on the water surface. The waves of the second water column grew even higher. Countless water bubbles fell down. He looked at her through the water bubbles, seeing her eyes filled with hatred. Walking towards him, her hands gently placed on कमर, उसका चेहरा उसकी छाती से दबा हुआ था। एक पल बाद, उसके हाथ ने धीरे से उसकी पीठ के पीछे लंबे बालों को छुआ। उसकी कमर पर उसका हाथ थोड़ा कस गया जब तक कि वह उसकी कमर को कसकर गले नहीं लगा लेता। इस पल वह वास्तव में अंतरंग थे। वियत्तु के माध्यम से उसकी आवाज उसके सिर के ऊपर से गूंजी। उसने धीरे से जवाब दिया। थोड़ा टूटा हुआ है। क्या गड़बड़ है? धीरे से पूछा, क्या ऐसी कोई संभावना है? मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जब सामान्य व्यक्ति के साथ होता है तो उसमें बीमारी के सभी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, और फिर सामान्य व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति में बदल जाता है, और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति सामान्य व्यक्ति में बदल जाता है। इस बार क्वा वियत्तु ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने एक आदमी को देखा। वह इस तरफ चल रहा था, लो टैटू वाला आदमी। यह वही मोटा आदमी था जिसने उसके बालों को इत्र की तरह इस्तेमाल किया था। बस अभी इस आदमी की आंखें वाकई भयंकर लग रही थी। उसके कान में यह वास्तव में अनुचित है। कम से कम जब एक सामान्य व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति में बदल दिया जाता है, तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति बनने का अधिकार खो देना चाहिए, उसने उससे कहा। डोंट डू इट का इससे क्या मतलब था? क्वा वियत्तु के पास परवाह करने का समय नहीं था। उसने आदमी को अपनी जेब से टटोलते हुए देखा।
आखिरकार एक चाकू निकाला। बस देखकर वह जानती थी कि वह मोटा आदमी ऐसा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर उसके सारे विचार लिखे हुए थे। इस समय उसके चेहरे पर लिखा था, एशियाई ऑफल है जादुई मिर्च के साथ। मेरा यह वार निश्चित रूप से आंतों के खून को पूल को लाल कर देगा। बड़े आदमी ने अपना चाकू उठाया। सोंग डू लिट चिल्लाया। बीच हवा में उठा चाकू लेजर लाइट से टकराया, फिर नीचे गिर गया। चाकू की नोक सोंग डू लिट की ओर इशारा कर रही थी। चमकती हुई ब्लेड के नीचे क्वाव्यक्तु के पैर लंगड़े हो गए। वह पानी में गिर गई। पानी उसकी गर्दन तक नहीं पहुंचा। उसने खुद से सोचा, आज वास्तव में लंबा है। जो लोग झूम रहे थे वे अभी भी संगीत पर झूम रहे थे। चुंबन अभी भी चुंबन थे। छेड़खानी अभी भी छेड़खानी थी। किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा था। जब तक लाल तरल पूल के साथ फैलकर महिला की जांघों तक नहीं पहुंच गया, तब तक वह जोर से चिल्लाती रही। उसके फेफड़े वास्तव में अच्छे थे। इलेक्ट्रॉनिक संगीत को दबाते हुए उसने उसे मार डाला। उसने उसे मार डाला जैसे कि वह अभी किसी सपने से जागी हो। वह पूल से उठ खड़ी हुई, सभी लोगों को दूर धकेल दिया जो उसके चारों ओर थे। ये लोग, चाहे पुरुष हो या महिला, अभी भी उससे बहुत बड़े थे। अधिकता उसने उन्हें आसानी से दूर धकेल दिया जैसे खेत के रास्ते में रुके हुए सरकंडों के झुरमुट को धकेला जा रहा हो। सामने की रोशनी चकाचौंध कर रही थी। चारों ओर की जगह लगभग एक गोल मेज के आकार की थी। 5-5, 3-3 लोगों के समूह घेरे हुए थे। जब उसने घेरे के बीच में खड़े व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा, तो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। केवल एक वाक्य बचा था, भगवान का शुक्र है, मृत व्यक्ति सोंग डू लिट नहीं है। फिर उसने सोचा, मृत व्यक्ति सोंग डू लिट कैसे हो सकता है? बड़े आदमी के हाथ से चाकू छीनना, फिर लापरवाही से थोड़ा खून मांगना, सोंग डू ली के लिए सिर्फ एक परिचयात्मक चाल थी। बड़ा आदमी झील में गिर गया। चाकू उसके हाथ पर लौ के टैटू में फंस गया था। उसके साथी उसके लिए खून बहना बंद कर रहे थे, और वह अभी भी अचंभित था। बड़े आदमी को देखने में आलस्य के कारण क्वाव्यक्तु सोंग डू ली के पास गया। उसके सामने रुका और पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने एक ठंडी गुनगुनाहट निकाली। उसने एक और आधा कदम आगे बढ़ाया और उसकी छाती में घुसने की पहल की। उसका सिर भारी था और उसका दिल भी। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिकाया और कहा, अब और उपद्रव मत करो, ठीक है? आज रात यह दूसरी बार है जब उसने उसे यह बताया। वह इन शब्दों से बहुत परिचित थी, लेकिन यह तोंग डू लिट ही था जिसने हमेशा उससे कहा था, क्वाव्यक्तु, परेशानी मत बनाओ। क्वाव्यक्तु, परेशानी मत बनाओ। गो यूएक्स्यू, खिलवाड़ मत करो। यह बात वह बार बार कहती रही, जब से वह किशोरावस्था में थी, तब से लेकर जब तक वह 20 की उम्र में थी, तब तक यह बात सुनती रही, जब तक कि उसके कान लगभग कठोर नहीं हो गए। कितना अजीब है, यह अचानक कैसे बदल गया कि क्वा यूएक्स्यू ने सोंग डू लीट से ऐसे शब्द कहे। इस बारे में 100 बार सोचने के बाद भी उसे यकीन नहीं हुआ। सोंग डू लिट ने धीरे से जवाब नहीं दिया। शायद उसे भी अजीब लगा। क्वा यूएक्स्यू ने उसका कैच फ्रेज क्यों कहा? उसका माथा उसके कंधे पर टिका हुआ था और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं अभी बहुत थक गई हूँ। यह सच था। वह इतनी थकी हुई थी कि उसे लगा कि मॉनिटर से भरी जगह में रहना कोई बुरी बात नहीं है। दवा लेना, इंजेक्शन लगवाना, धूप सेंकना, डॉक्टर का सम्मोहक गाना सुनना। आज रात इतनी लंबी थी कि क्वाव्यक्तु सांस नहीं ले पा रही थी। खास तौर पर आखिरी कुछ सेकंड, उसे लगा जैसे एक सदी बीत गई हो। सोंग डू ली ने अभी भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया, अपनी शर्ट की आस्तीन खींची। इस समय वह अपने प्रेमी के साथ बिगड़ैल लड़की की तरह व्यवहार कर रही थी।
थोड़ी देर बाद उसने उसके बालों को सहलाया। सभी ने अपने आप ही उनके लिए रास्ता बना लिया। बड़े आदमी को उठा लिया गया, शायद यह अनुमान लगाते हुए कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया है जिसे उसे नहीं भड़काना चाहिए था। जब उसे उसके साथियों ने सहारा दिया तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा, उन दोनों की ओर वापस चल पड़ा। किसी ने उन्हें रोका भी नहीं। यह स्थिति इन लोगों के लिए बहुत जानी पहचानी होनी चाहिए। मेजबान ने शुरू से अंत तक कुछ नहीं कहा। अमेरिकी गिरोह का बॉस मुस्कुराया और पूल के पास खड़ा हो गया। उन्हें तैयार किए गए बाथरोब सौंपे, सोंग डूली के कंधे को थपथपाया और जोर से कहा, मेरे एशियाई दोस्त, तुमने वास्तव में मेरी आंखें खोल दी हैं। अब व्यापार के बारे में बात करने का समय होना चाहिए। वेटर के मार्गदर्शन में क्वाविएट 2 और सोंग डूली शॉवर क्षेत्र में प्रवेश करें। साफ सुथरे कपड़े पहने यूएक्सयू के माध्यम से शॉवर रूम से बाहर आया। बाहर बॉस की प्रेमिका इंतजार कर रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक कमरे में प्रवेश कर गए। कमरा स्विमिंग पूल से ज्यादा दूर नहीं था। ध्वनिरोधी प्रभाव बहुत अच्छा था। सोंग डू लिट और अमेरिकन गैंग के बॉस एक प्राचीन कुर्सी पर बैठे थे, एक दूसरे के साथ खुशी से बातें कर रहे थे। यूएक्सयू के माध्यम से सोंग डू लिट के पास बैठ गया। उसने उसे एक कप गर्म चाय दी। उसने चाय की एक चुस्की ली, फिर चाय का प्याला वापस अपनी मूल जगह पर रख दिया। उसने उससे धीमी आवाज में पूछा कि क्या वह अब बेहतर महसूस कर रही है। सिर हिलाया। उसने फिर कहा कि उसका रंग बहुत खराब लग रहा था, आराम करने के लिए जगह ढूंढना चाहती थी। अपना सिर हिलाया। बातचीत आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। सोंग डू लिट के अनुरोध पर अमेरिकन गैंग के बॉस ने संदिग्ध रूप से अपना व्यक्तिगत ईमेल खोला। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ, इस स्थिति में कि उसने इसे इतना गुप्त रखा था। उसके इस एशियाई दोस्त ने यह भी कहा, यहाँ आने से पहले मैंने आपको एक ईमेल भेजा था। ईमेल को कुछ मिनट खोलने के बाद अमेरिकी गिरोह के बॉस के चेहरे पर डर और गुस्सा छा गया। उसके एशियाई दोस्त ने उसे एक ईमेल भेजा जिसने उसे चौंका दिया। सर, आपने पिछले महीने जो बिल देखा था वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जिसे आपका ऑस्ट्रेलियाई दोस्त आपको दिखाना चाहता था। जो बिल आप अभी देख रहे हैं वह असली बिल है जो आपके ऑस्ट्रेलियाई दोस्त ने 1 साल में खर्च किया था। आपको यह भी पता होना चाहिए कि पिछले साल में आपके ऑस्ट्रेलियाई भाइयों ने बंदूक और गोला बारूद खरीदने पर सार्वजनिक बजट का 40% खर्च किया है, सोंग डू लिट ने कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अमेरिकी गिरोह का बॉस तुरंत खड़ा हो गया और एक पल बाद फिर से बैठ गया। यदि क्वाविएट 2 ने सही अनुमान लगाया तो सोंग डू लिट के मुंह से ऑस्ट्रेलियाई भाई दक्षिण अफ्रीका के 4 प्रमुख गिरोहों में से एक होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई गिरोह। ये सभी हिंसक गिरोह दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए थे, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है। अमेरिकी गिरोह की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में अमेरिकियों ने की थी। डच ने डच गिरोह की स्थापना की और ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने ऑस्ट्रेलियाई गिरोह बनाया। कुछ गिरोह कुछ पश्चिमी देशों के समर्थन से तेजी से शक्तिशाली हो गए हैं। अधिक संसाधन हासिल करने के लिए गिरोहों ने जमकर लड़ाई की है, जिनमें से अमेरिकी गिरोह और ऑस्ट्रेलियाई गिरोह के बीच सबसे भयंकर टकराव है। जाहिर है, पिछले महीने अमेरिकी गिरोह को जो जानकारी मिली थी वह फर्जी खबर थी। सोंग डू लिट ने जो भेजा था वह असली था। एक ऐसा संगठन जो अपने धन का 40% हिस्सा बंदूकें और गोला बारूद खरीदने में खर्च करता है, उसका उद्देश्य भी कल्पना से परे है। इससे स्वाभाविक रूप से अमेरिकी गिरोहों के 4 प्रमुख गिरोहों के प्रमुखों को ऐसा महसूस होगा जैसे वे आग पर खड़े हैं और अंगारों पर बैठे हैं। बॉस अभी बैठा ही था कि सोंग डू ली ने उससे एक और सवाल दागा।
मैंने सुना है कि आपकी कंपनी का कुछ माल तुर्की के कस्टम्स द्वारा कुछ समय पहले ही जब्त किया गया था। इस पर क्वाव्यत्तु मन ही मन हंस पड़ा। बुरा नहीं। इन गिरोहों ने पहले ही बाहरी दुनिया को बता दिया था कि उनके गिरोह कंपनियां हैं और बंदूकें, गोला बारूद, तस्करी का माल आदि माल है। सोंग डू ली के मुंह से तुर्की के कस्टम्स द्वारा जब्त किया गया माल 8 या 9 भागों वाली बंदूकें थी। अमेरिकी गिरोहों के बॉस ने कुछ नहीं कहा। शायद उसके एशियाई दोस्त ने उसकी खराब यादें ताजा कर दी थी। इस समय उसका चेहरा थोड़ा सख्त था और उसके हाथों की पीठ की नसें उभरी हुई थी, जिससे वह कुछ इस तरह दिख रहा था जैसे वह लूटने और हत्या करने वाला हो। उसका एशियाई दोस्त कहता रहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो यह मामला भी इसी से जुड़ा है। आपके ऑस्ट्रेलियाई भाई के बारे में क्या? मेरे पास आपके भाई और तुर्की के कस्टम अधिकारी के बीच पत्राचार है। क्या आप खुद तारीख की पुष्टि करना चाहेंगे? नीली नसों से भरा हाथ तुरंत लैपटॉप को तोड़ दिया। जब वह गुस्से में था, तोंग डू लिट ने धीरे से क्वाव्यत्तु का हाथ पकड़ लिया। उसने उस पर एक नज़र डाली। 10 मिनट से अधिक समय पहले उसकी नज़र में वह दुनिया की सबसे गंदी चीज की तरह थी। एक नज़र जैसे जितना दूर जा सकते हो जाओ, फिर थोड़ा और आगे बढ़ो। उसने अपनी पलकें नीचे कर लीं। उसकी नज़र एक दूसरे के बगल में रखे उनके कंधों पर रुक गई। वह वर्तमान में एक ही काम कर रहे थे, कोलैन सिन्ह को कैसे मुक्त किया जाए। यह एहसास थोड़ा जादुई था। वह किसी और के बच्चे को कागज के शेर की तरह डांटने के लिए एक बड़े घेरे में चला गया। खुश स्माइली लड़कियों की यह जोड़ी एक साथ वास्तव में नहीं जानती कि कौन पागल है, कौन सामान्य है। वी अध्याय 40 मानसिक बीमारी 4। कंप्यूटर को तोड़ने से भी अमेरिकन गैंग के बॉस को शांत होने में मदद नहीं मिली। उसने अपने जूतों से कंप्यूटर पर पैर रखा और उसे दीवार पर पटक दिया। अपनी सीट पर वापस लौटने से पहले उसे कुछ और बार पटक दिया। 1 सेकंड में वह एक गोरे सेल्समैन के सौम्य चेहरे पर लौट आया। केवल एशियाई दोस्त को देखने वाला चेहरा थोड़ा बदल गया था, पहले जैसा आत्मसंतुष्ट नहीं। यह एशियाई लड़का इसमें काफी अच्छा है। मुझे डर है कि यह लड़का सिर्फ सुंदर नहीं है। मिस्टर टोंग, कृपया मेरे पिछले कामों को दिल पर न लें। बेशक, उन्होंने गंभीरता से कहा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या दूसरा व्यक्ति तुर्की से सामान वापस लेना चाहता है। अमेरिकन गैंग के मालिक ने थकी हुई आंखों से अपने एशियाई दोस्त के बोलने का इंतजार किया। मेरा एक दोस्त है जिसका कई रूसी अधिकारियों और कस्टम्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। यहाँ आने से पहले मैंने उन्हें फोन किया और उन्होंने कहा कि कोई समस्या नहीं है। उसने इत्मीनान से कहा, आप जानते हैं, तुर्की हाल ही में रूस के साथ संबंधों को सुधारने में बहुत व्यस्त रहा है। हाँ, मैं हर दिन इस पर ध्यान देता हूँ, उसने जल्दी से जवाब दिया। आपकी किस्मत खराब नहीं है। इसकी कुंजी यह है कि तुर्की लोगों की कार्यकुशलता बहुत अधिक है। मेरे साथ सहयोग करने वाले दोस्त के शब्दों के अनुसार, जब तक वह फोन करता है, 3 दिनों से कम समय में जिस कंपनी का सामान जब्त किया गया था, उसे उसके मूल मालिकों को वापस कर दिया जाएगा। इस समय अमेरिकन गैंग के मालिक ने एशियाई दोस्त के पैर चूमने से बस कुछ ही दूर था। सर, क्या आपने सुना एसएन एनर्जी की एयर फ्रेट टीम के बारे में? हाँ, हम लंबे समय से इसकी प्रशंसा करते रहे हैं। एक चीनी कहावत है जो कहती है, लंबी रात, कई सपने। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? बड़े भाई ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर अपना सिर हिला दिया। इसलिए सोंग डू ली ने दूसरे व्यक्ति को चीनी कहावत समझाई और बहुत जल्दी बड़े भाई को समझ में आ गया। सोंग डू ली ने उसे बताया कि रात को बहुत लंबा होने से बचाने के लिए
उसने अंत तक किसी की मदद करने का फैसला किया। एसएन एनर्जी एयर फ्रेट टीम ने तुर्की से सामान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था, जिससे समय की बचत हो सकती थी और जोखिम भी कम हो सकता था। सोंग डूली ने अपने साथी को फोन किया, फिर फोन अमेरिकन गैंग के बड़े भाई को सौंप दिया, तुर्की के कस्टम अधिकारियों से संपर्क करने का काम पूरा किया। कॉल समाप्त हो गई और तभी अमेरिकन गैंग के बड़े भाई को वास्तव में विश्वास हुआ कि इस एशियाई बच्चे ने अभी-अभी उसकी मदद की है और उसने इस दुनिया में कोई मुफ्त भोजन नहीं है के सिद्धांत को भी गहराई से समझा। कुछ देर तक प्रवाह के साथ चलने के बाद गुलान शेंग का नाम लिया गया। गुलान शेंग और टीम के 4 सदस्य। बड़े भाई अमेरिकन गैंग शर्मिंदा था। सोंग डूली ने समय रहते याद दिलाया, अब अमेरिकन गैंग लगभग हावी हो चुका था। ऑस्ट्रेलियाई गैंग के तहखाने में हथियार और भी ज्यादा उन्नत होते जा रहे थे। तुर्की के कस्टम अधिकारियों के पास मौजूद सामान अप्रत्याशित घटनाओं में अमेरिकन गैंग के लिए नुकसानदेह हो सकते थे। कमरे में सिर्फ क्वा वियत तू और सोंग डूली ही बचे थे। खिड़की के बाहर का सड़ा हुआ दृश्य, अंधेरी रात में उजागर होती मानवता का आदिम दृश्य, संगीत के निर्देशन में ड्रग्स, शराब खुलेआम प्रदर्शित हो रहे थे। खिड़की से 3 मीटर दूर 3 पुरुष और 2 महिलाएं क्या कर रहे थे, यह साफ साफ देखकर क्वा वियत तू ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए उसकी नजरें एक नजर से मिली, जिसे वह समझ नहीं पाई, इसलिए वह सिर्फ अपना चेहरा दूसरी तरफ कर सकी। न जाने क्या करे, उसकी नजरें खिड़की की तरफ मुड़ गईं। खिड़की के पास जाकर उसने पर्दे खींचे, खिड़की की सलाखों से टिककर बाथरोब की जेब में हाथ डाला। थोड़ी देर बाद उसे बाहर निकाला, उसके बारे में सोचा और उसे वापस जेब में रख लिया। अपना सिर नीचे कर लिया। यह माहौल वाकई घुटन भरा था। शायद उसे सोंग डू लिट को देखे हुए काफी समय हो गया था, या यह पहले जैसा ही था। हर बार जब वह सोंग डू लिट को देखती थी तो वह उसके बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती थी। उसकी मीठी रसभरी, ऐसा क्यों था? हालात ऐसे कैसे हो गए? यह एक वयस्क की तरह क्यों दिखता है? यहाँ तक कि उसके पारस्परिक कौशल भी उसकी उम्र के लोगों से बहुत बेहतर थे। बहुत समय पहले क्वा वियत तू को भी पता था कि टोंग डू लिट वह बन जाएगा जो वह अब है, ठीक वैसे ही जैसे क्वा होंग जुआन ने उम्मीद की थी। होशियार और साधन संपन्न, योजना बनाने और बनाने में अच्छा, आसमान में सिर और जमीन पर पैर, पहाड़ की तरह शांत। अगर एक दिन टोंग डू लिट उस व्यक्ति में बदल गया जिसकी उसने कल्पना की थी, तो वह बेहद असहज महसूस करने लगेगी। खुद से सोचेगी कि शायद यह इतनी जल्दी नहीं होगा, कम से कम पहले उसे ढलने दो, उसके ढलने का इंतजार करो और फिर धीरे धीरे इसे स्वीकार करो। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी टोंग डू लिट के बदलावों के अनुकूल नहीं हो सकती, इसलिए उसका सामना करते समय वह अभी भी असहज महसूस करती थी। क्या वह टोंग डू लिट के प्रति अपनी नाराजगी को दूर कर सकती है? कभी-कभी क्वा वियत तू भी खुद से पूछती। दरअसल टोंग डू लिट की एकमात्र गलती भी उससे जुड़ी थी, हायेन से जुड़ी थी। हाट्रुक और हायेन क्वा वियत तू की नज़र में जॉर्ज टाउन की 2 सबसे खूबसूरत महिलाएं थीं। क्योंकि टोंग डू लिट से जुड़ी यह एकमात्र गलती भी हुई थी, इसलिए वह भी उसे बहुत सताती थी। कभी-कभी क्वा वियत तू भी खुद से जाग जाती थी। सिर नीचे करके वह अपने मन में उस समय के युवक की छवि खोजने की कोशिश करती, जानी पहचानी शक्ल सूरत ढूंढती, जानी पहचानी भावना ढूंढती कि शायद अब वह अस्वाभाविक नहीं रहेगा। अस्वाभाविकता के भाव में आत्मविश्वास की थोड़ी कमी भी मिली हुई थी। अस्वाभाविकता के भाव की तुलना में क्वा वियत तू को आत्मविश्वास की कमी से और भी अधिक नफरत थी। गहरी यादों के रास्ते पर चलते हुए चारों तरफ से घिरी गुलाबी दीवार,
विस्टेरिया की जाली पूरी तरह खिली हुई थी। सूरज की रोशनी विस्टेरिया से गुजरकर एक लड़की पर पड़ रही थी। लड़की के बाल कमर तक लंबे थे। कमर तक लंबे बाल दोनों तरफ से अलग किए हुए थे। एक तरफ से तितली के आकार में लटे हुई थी, एक तरफ से उसके कंधे पर लटकी हुई थी। तितली जैसी चोटी इसलिए थी क्योंकि उसे एक बार उसे चोटी बनाने का मन हुआ था। एक तरफ से पूरी चोटी बनानी थी जबकि दूसरी तरफ से उसे चोटी बनाने में आलस आ रहा था, इसलिए उसे अपनी छाती के सामने लटकने दिया। एक बात बहुत परेशान करने वाली थी। हर सप्ताहांत बाड़ के बाहर कुछ छोटे लड़के छिपकर उसे देखते रहते थे। वे 10 साल के होशियार लड़के थे। अगर वह अच्छे मूड में होती तो वह उन्हें चुपके से देखने देती। अगर वह अच्छे मूड में नहीं होती तो वह पानी की बंदूक लेकर उन पर गोली चलाती, उन्हें भिगो देती, फिर अपनी साइकिल पर कूद जाती और भाग जाती। सप्ताहांत में साइकिलें उस छिपने की जगह पर पंक्तिबद्ध हो जातीं। बड़ा वाला छोटी वाली को अपने कंधे पर उठाए हुए आसपास की दीवार में छोटे से छेद से देखता। देखने के बाद यह अगली वाली होती, इस तरह बारी बारी से। यह वाकई अजीब था। जब कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति बीमार हो तो देखने के लिए क्या रखा था। इस सप्ताहांत साइकिलों की वह पंक्ति गायब थी। एक किशोर दिखाई दिया बाड़ के बाहर, सफेद ऑक्सफोर्ड शर्ट पहने, साफ सुथरी हेयर स्टाइल, सुंदर चेहरा देखकर लोग अपने होंठ चटकाए बिना नहीं रह पाते। चुपके से होंठ चाटते हुए उसकी नजर बाड़ के बाहर खड़े युवक पर जाती है। वह छवि बाड़ के चारों तरफ घूमती है। बीप बीप बीप, दरवाजे का पासवर्ड बजता है। अपनी चप्पल पहनना भूल जाती है। लड़की दबे पांव दरवाजे से टिक जाती है, इंतजार करती है। कव्यत तू की आवाज अचानक गूंजती है, मानो उसकी आत्मा को वापस बुला रही हो। आसपास की गुलाबी दीवार अब नहीं रही। विस्टेरिया का पेड़ भी चला गया। सिर्फ एक तरफ अपने बालों को बांधने वाली लड़की भी गायब हो गई और बाड़ के बाहर खड़ा युवक अब वहां नहीं रहा। पलक झपकते ही दीवार के बाहर खड़ा युवक उसकी आंखों के सामने सुंदर आदमी बन गया। वह उसे देखती है, अपने होंठ चाटने से बचने की कोशिश करती है। चिंता मत करो, उसने उससे कहा। उसने अपना मुंह खोला। मुझे चिंता नहीं है, कहना चाहता था लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। वह केवल अपना सिर नीचे कर सकता था। अगर क्वाविएट 2 ने सही अनुमान लगाया तो अमेरिकन गैंग का बॉस अब अमेरिका में अपने बॉस को बुला रहा था। यह कॉल उसके भविष्य की स्थिति से संबंधित थी। उसे विश्वास था कि सिद्धांत रूप में वह निश्चित रूप से प्रयास करेगा। ये लोग जीवित रहने के सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। एक मुस्कुराहट और एक धनुष के साथ टोंग डू लिट ने कुछ और नहीं कहा। आसपास का माहौल और भी घुटन भरा हो गया। सौभाग्य से उस समय अमेरिकन गैंग के बॉस ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। कुछ वाक्यों के बाद परिणाम बताया गया। 4 बचाव दल के सदस्यों के समूह को हस्ताक्षर करना पड़ा और गारंटी देनी पड़ी कि 3 साल के भीतर वे सवाने नामक इस शहर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह इस अपहरण को एक बड़ी बात में बदलने का एक बहाना था। एक छोटी सी बात को कुछ नहीं में। यह स्वाभाविक रूप से वही था जो अमेरिकी दवा कंपनियां चाहती थी, लेकिन सवाने सरकार से नहीं मिल सकी। उन्होंने 140 बच्चों के मामले पर बस आंखें मूंद ली। सवाने को जहर दिया गया था। वैसे भी कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बच्चे पहले की तरह ही जिंदादिल हो जाएंगे। समूह के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अगर भविष्य में मामला उजागर हुआ तो वे अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होंगे। भविष्य में सवाने के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए यह एक दोहरी गारंटी थी। डर था कि बाद में समूह के सदस्य अपना मन बदल लेंगे और मामले की जांच करने के लिए वापस आ जाएंगे। इस डर से कि वे सौदेबाजी जारी रखेंगे, अमेरिकन गैंग
के बॉस ने जोर देकर कहा कि यह सबसे संतोषजनक समाधान था जो वह व्यवस्थित कर सकता था। सामग्री को पढ़ने के बाद और सोंग डू ली की चौकस निगाह के तहत क्वा व्यक्ति ने सिर हिलाया। इस परिस्थिति में अपहरण मिशन को सबसे अच्छे परिणाम पर पहुंचना चाहिए था। इससे भी अधिक संतुष्टिदायक बात यह थी कि जिस स्थान पर 4 सदस्यों के समूह को वर्तमान में रखा गया था, वह उनके स्थान से बहुत दूर नहीं था। 2 अमेरिकन गैंग के लोगों ने 2 दस्तावेज लिए और चले गए। अमेरिकन गैंग के बॉस ने वादा किया कि जब तक समूह के अन्य सदस्य हस्ताक्षर करते हैं, तब तक उनके अधीनस्थ उन्हें भोर से पहले शिविर में वापस ले जाएंगे। कल 40 मिनट की मुलाकात के बाद अमेरिकन गैंग के 2 सदस्य केवल 3 हस्ताक्षरित दस्तावेज वापस लाए। 4 लोगों के समूह में से एक सदस्य ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, चाहे उन्होंने उसे कितना भी मनाने की कोशिश की हो। इसका कारण यह था, वह एक डॉक्टर था और एक डॉक्टर बेकार नहीं रह सकता। व्यक्ति के माध्यम से उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाला डॉक्टर कौन था। वास्तव में जब गु लान शेंग जिद्दी था, तो 10 गायें भी उसे नहीं खींच सकती थी। अपना माथा रगड़ते हुए ऐसा लग रहा था कि उसे वहां जाना था। वह उस आदमी को जगाने के लिए डांटना चाहती थी और फिर उसके कंधे को थपथपाते हुए उससे कहना चाहती थी, प्यार, न्याय सभी पर विजय प्राप्त कर सकता है, केवल फिल्मों में, अगर नहीं तो जोर जोर से रो और उसे उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने के लिए खुद को फांसी पर भी लटका दो। जीने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। मुझे जाने दो। लेकिन ये शब्द सोंग डू लिट के मुंह से निकले। उसने भौहें सिकोड़ी और उसकी तरफ देखा। वह उसके कान के पास झुका और बोला, क्या तुम जल्दी से घर जाकर अच्छी नींद लेना चाहती हो? अगर तुम चाहती हो तो चुपचाप मेरा इंतजार करो। मुझे उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने के लिए सिर्फ 3 मिनट चाहिए। उसने फिर भौहें सिकोड़ी और घूर कर देखा। क्या एक डॉक्टर, सीधे शब्दों में कहूं तो यह पुरुष वर्चस्व और सभ्य समाज में भाग लेने वाले व्यक्ति की आत्मधार्मिकता के अलावा और कुछ नहीं है। उसके कानों में तिरस्कार से भरी आवाज गूंजी, मेरा विश्वास करो, अगर तुम जाओगी तो वह डॉक्टर गो, जिसके पास थोड़ी मर्दाना क्षमता और थोड़ी आत्मधार्मिकता है, बहुत खुश हो जाएगा। तुम, उसने धीमी आवाज में तर्क दिया, तुम क्या बकवास कर रही हो? सोंग डू ली ने उसके कान के पीछे के बालों को धीरे से सहलाया। क्वा व्यक्तु, तुम जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ा और सीधी खड़ी हो गई। एक वेटर उनके लिए कपड़े लाया। कपड़े बड़े करीने से इस्त्री किए हुए थे। सोंग डू ली गु लैन शेंग से मिलने गई। अमेरिकन गैंग के बॉस ने खुद रास्ता दिखाया। क्वा व्यक्तु अपने प्रेमी के साथ कमरे में रहा। अश्वेत महिला ने परिचय दिया कि अमेरिकन गैंग के बॉस की प्रेमिका बनने से पहले वह दक्षिण अफ्रीका में एक सर्कस मंडली में एक प्रमुख अभिनेत्री थी। सर्कस मंडली ने कई जगहों की यात्रा की थी और अचानक उसने निष्कर्ष निकाला, ऐसे आदमी के साथ सोना बहुत बढ़िया होगा। इन शब्दों ने क्वा को झकझोर दिया। व्यक्तु उठ खड़ा हुआ। जब मैंने शराब डाली तो मैंने चुपके से उसे छुआ। उसका शरीर मेरे तीसरे आदमी से काफी मिलता जुलता था। उसकी कमर बहुत मजबूत थी। काली औरत की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी यादें वापस लौट आई हैं। मेरे तीसरे आदमी का नाम जैक था। वह सर्कस में मेरा सहकर्मी था। मुझे आज भी उसके साथ बिताया गया समय याद है। हर रात जब कोई प्रदर्शन नहीं होता था तो वह चुपके से मेरे कमरे में घुस जाता था। हर रात वह बिना किसी परेशानी के 4 बार ऐसा करता था। हर बार वह मुझे मरवाकर वापस जिंदा कर देता था। अवधि के मामले में वह मेरे दिल में चैंपियन था। भाड़ में जाओ। क्वा व्यक्तु ने अपना मुंह खोला,
लगभग अपनी बात कहने ही वाली थी। उसने काली औरत को भौहें सिकोड़ कर देखा, जिससे उसे लगा कि वह अभी बहुत खुश नहीं है। तुम पूर्वी लड़कियां इस मुद्दे पर चर्चा करना पसंद नहीं करती। काली औरत ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। भाड़ में जाओ। इस बार अनजाने में उसके मुंह से आवाज निकल गई। इस बारे में सोचते हुए, चाहे जो भी हो, वह नेता की महिला थी, इसलिए उसने समझाया कि उसका अभी भी एक करीबी दोस्त है जिसकी सुरक्षा को खतरा है, इसलिए वह इस पहलू पर चर्चा करने के मूड में नहीं थी। अंत में उसने किसी तरह जोड़ा, उसकी सहनशक्ति बहुत खराब नहीं है। काली महिला ने यह वास्तव में ऐसा ही है वाला भाव दिखाया। लानत है। वह मन ही मन कोस रही थी कि किस शैतान से उसका सामना हुआ है। उसके चेहरे को रगड़ते हुए उसके गाल गर्म हो गए। उसका हाथ धीरे धीरे उसके चेहरे से हट गया। दूसरे व्यक्ति ने फिर पूछा, तो तुम दोनों हर रात कितनी बार ऐसा करते हो? 3 बार या 4 बार? सांस छोड़ते हुए क्वाव्यक्ति ने अपना मुंह खोला। लड़की, मुझे अब थोड़ी शांति चाहिए। काली महिला चली गई। जाने से पहले उसने उसे आंख मारी। जब तुम शर्मिंदा होती हो तो तुम बहुत प्यारी लगती हो। फिर उस चेहरे के बालों को देखा। तुम्हारे बाल भी बहुत सुंदर हैं। दरवाजा बंद करो। वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हुए दरवाजे के पैनल पर पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। अंधेरी दुनिया में दरवाजे के पैनल पर टिकी लड़की की आकृति साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर 2 लाल गाल तेजी से गायब हो गए। पलक झपकते ही वह चेहरा फिर से पहले जैसा हो गया, कागज की तरह पीला। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसकी गोरी कलाइयों पर छोटी छोटी नीली नसें दिखाई दे सकती थीं। थोड़ी सी उभरी हुई नीली नसों के बीच से देखने पर लड़की का पीला रंग दिखाई दे सकता था। जगह वाकई उदास थी। आधी जागती और आधी सोई हुई अवस्था में बाबू को कदमों की आहट सुनाई दी। अभी बाबू बेसमेंट में था। वजह यह थी कि बेसमेंट में हवा आने जाने के लिए छेद नहीं थे, इसलिए कोई भी आवाज साफ साफ सुनाई दे सकती थी। कदमों की आहट सीढ़ियों से आ रही थी। बाबू ने अंदाजा लगाया कि कदम उस ओरिएंटल आदमी को इशारे करने के लिए मनाने आए थे। पिछले साल बाबू को एक दोस्त ने थान से मिलवाया था, अमेरिकन गैंग का सदस्य। कुछ स्ट्रीट फाइट के बाद वह इस साल की शुरुआत में आधिकारिक तौर पर अमेरिकन गैंग का सदस्य बन गया। जब वह पहली बार शामिल हुआ तो अक्सर डिलीवरी का काम नए लोगों को सौंपा जाता था, और यहाँ डिलीवरी का मतलब है अवैध पदार्थों को एक निर्धारित स्थान पर पहुँचाना। यह आसान लगता है, लेकिन पहले आपको पुलिस के हाथ लगने से बचना होता है। बाबू की किस्मत खराब नहीं थी। उसने कुछ दिनों तक डिलीवरी का काम किया और फिर बंधकों की निगरानी के लिए बेसमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। हाल के वर्षों में दक्षिण अफ्रीकी सरकार करोड़पतियों के बाहर निकलने पर सख्ती को बढ़ावा दे रही है। पहले केवल 8 अंगरक्षकों की व्यवस्था की गई थी, और उच्च वर्ग ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। फिरौती के लिए अपहरण करना अधिक से अधिक कठिन होता जा रहा है। महीने में केवल 1 या 2 मामले होते हैं। हालांकि यह महीना ठीक है। महीने के अंत से पहले चौथा मामला सामने आया है। यह सिर्फ इतना है कि इस चौथे मामले में जिस व्यक्ति को बेसमेंट में ले जाया गया था वह कोई अमीर व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसे दूसरों की मदद पर निर्भर रहना पड़ता है। शायद ही कभी किसी मामले में ऐसा होता है। 1 घंटे पहले अमेरिकन गैंग के 2 प्रमुख सदस्य 4 बंधकों को हस्ताक्षर करने के लिए राजी करने के प्रभारी थे, लेकिन अंत में 4 में से एक प्राच्य व्यक्ति था जिसने किसी भी तरह हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यदि संभव हो तो बाबू को वास्तव में उम्मीद थी कि वह उस प्राच्य व्यक्ति की ओर से हस्ताक्षर कर सकता है, ताकि वह इस बार अपना मिशन पूरा कर सके। केवल तभी जब वह मिशन पूरा कर लेगा वह इनाम के बारे में सुनिश्चित हो सकता है। इसके अलावा तहखाने में हवा अच्छी नहीं थी, यह बहुत नम थी।
कदम करीब आ रहे थे। बाबू ने अपने दोस्त दाई थुई को लात मारी। यह व्यक्ति उससे पहले यहाँ शामिल हुआ था, इसलिए उसका स्वभाव आमतौर पर बहुत घमंडी था। तहखाने के रास्ते से रोशनी बस पर्याप्त थी। उनसे 3 कदम दूर बिल्ली की छाया गायब हो गई। बाबू जल्दी से खड़ा हो गया। हालांकि बाबू ने पहले कभी बॉस के गिरोह को नहीं देखा था। उसने इस व्यक्ति को गिरोह के पारिवारिक फोटो से देखा था, और जो सबसे अधिक प्रभावशाली था वह उसका व्यवहार था। बाबू ने अनुमान लगाया कि दालान के बाईं ओर चलने वाला व्यक्ति कौन था। अपने बॉस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था एक युवा व्यक्ति काउबॉय की तरह कपड़े पहने हुए था, जो बॉस का अनुसरण कर रहा था, और यह युवक एक असाधारण सदस्य था। वे तीनों उस कमरे में दाखिल हुए जो दिल को थाम कर रख रहा था। दरवाजा बंद हो गया। बाबू ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई थी। उम्मीद है कि इस बार पूर्वी व्यक्ति दस्तावेज के बाईं ओर हस्ताक्षर कर सकता है।